जिन बुनियाद पे हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था, जो वादे हमें मिले थे, ये तो वो हिंदुस्तान है ही नहीं। अगर आपको हिंदू पाकिस्तान बनना था तो 1947 में हमें यही कहना था। आर्टिकल 370 की खुसूसियत ये थी कि इसने हिंदुस्तान को 1947 में वो शोकेस विंडो दिया जिसकी हिंदुस्तान को ज़रूरत थी। दर्शकों के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली 370 है क्या। ये प्रोटेक्शंस न सिर्फ कश्मीर ने मांगे, ये हिमाचल ने भी मांगे, लक्षद्वीप ने मांगे, नॉर्थ ईस्ट ने मांगे, हर किसी को ये प्रोटेक्शन दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक ज़माने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती थी आज़ादी से पहले, ये जो चल रहा है इस वक्त जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन। आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ रेबल है। आप इस वक्त एक नॉर्मल रियासत के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं। कि आप कश्मीरी पंडितों की जो इश्यूज़ हैं और वो जिस तरह से जिस नज़रिए से उसको देखते हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है और आप उसका क्या सोल्यूशन समझते हैं? टारगेटिंग की लिंक्स हुई तो पंडित कम्युनिटी की भी हुई, उसी वक्त मुस्लिम कम्युनिटी में भी टारगेटिंग की लिंक्स हुई और हज़ारों में हुई। जज को मारा गया, वीसीज को मारा गया, डॉक्टर्स को मारा गया। और आपकी खुद की ज़िंदगी में जो इस्लाम का जो तसव्वुरात है और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके असरात हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर को, कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी को टेक ओवर करना चाहते हैं। आप मत देखिए कि कश्मीर का क्या फ्यूचर है, जो कि कश्मीर के साथ हो रहा है वही हिंदुस्तान का फ्यूचर है। तो आप जब हिंदुस्तान में अब ऑपरेट कर रहे हैं एक पर्पस के तहत, एक विजन के तहत, आप अपने कोलैबोरेशन में किन पॉलिटिकल पार्टीज को, किन ग्रुप्स को देखते हैं? बुलडोजर चलाया जाता है मुसलमान, गोली चलाया जाता है क्योंकि मुसलमान है, लात मारी जाती है क्योंकि मुसलमान है, लिंचिंग की जाती है क्योंकि मुसलमान है, हुकूक छीने जाते हैं क्योंकि मुसलमान है। ये मुल्क भी इस रास्ते पे बदकिस्मती से लिया जा रहा है और हम एक दिन पशेमान होके सही रास्ते पे वापस आएंगे और जब मुड़ के देखेगा जम्मू कश्मीर की तरफ और इन फैसलों की तरफ, तो पशेमान ही होगा। आगा रूहुल्ला मेहदी श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मेंबर हैं। मेहदी 3 बार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के लिए इलेक्ट हो चुके हैं। बीजेपी लेड सरकार और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के वो एक ज़बरदस्त क्रिटिक हैं। सन 2000 में मिलिटेंट्स ने मेहदी के वालिद को शहीद कर दिया था और इस ट्रेजेडी ने उनकी पॉलिटिक्स और ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। मेहदी का मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, लेकिन उन्हें बराबर का सिटीजन नहीं समझा जाता। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 एंटी नेशनल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा आर्टिकल था जिसके ज़रिए जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान से जुड़ा था। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आगा साहब नाउस नेटवर्क के पॉडकास्ट में। हम कोशिश करेंगे कि बहुत गहराई से इस मसले को समझने की कोशिश करें, हिंदुस्तान का और जो कश्मीर का जो ताल्लुक़ है आइन के हवाले से, कल्चर के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, और वो जो एक हम लोगों का पैक्ट है एक दूसरे के साथ, एक बेहतर जिसे कहते हैं एक ऐसी कंडीशन बनाना एक टेरिटरी के विद इन विच इज़ इक्वल फॉर ऑल। तो क्योंकि मैं आपको सुना, आप पिछले दिनों जब आपका लोकसभा में जो आपने अपना बयान दिया, तो मैंने जब आपका वो सुना बयान ओम बिरला के लिए, और उस टाइम पे आपने इवन, क्योंकि आप एक जगह बोल रहे हैं कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट जब आपने देखा कि एक तरीके से उस सदन में, जिस सदन की जिम्मेदारी है कि वो हर तरह की आवाज़ों को प्रोटेक्ट करे, और वो जिम्मेदारी उसके स्पीकर को दी जाती है, और वो पोस्ट है जो वो ये इंश्योर करता है कि भाई उस पार्लियामेंट की जो मर्यादा है उसको कायम रखा जाए, वहीं आपने बोला कि मैंने इस तरह का वाक़या भी देखा, हम सब ने उसको टीवी पे देखा है कि एक मुसलमान एमपी है, चुनकर आया है, और उसके सामने उसको गाली गलौज किया गया, उससे बदतमीज़ी बदलहज़ी की गई, और उसको ये दिखाया गया कि वो एक हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाने वाला है अगर इस तरह की जो पूरी रिजीम है वो जिस तरह के काम कर रही है वो मौजूद रही। तो उस आपके बयान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत एक तरीके से लोगों ने देखना शुरू करा, सुनना शुरू किया, उन्होंने ये जानने की कोशिश करी भाई कोई ऐसा
कौन सा अफराद है जो कश्मीर से निकल कर आया हो और उसके बाद भी इतना बोल्ड, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन आज की डेट में 2019 के बाद बन गया है कि जो कश्मीर है कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो दब गए हैं, वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंदुस्तान की जो ओवरऑल जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है और उसका जो इंट्रैक्शन है उससे एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम आज आखा साहब आपको देखते हैं उस सदन में, तो हमें महसूस होता है कि एक आवाज़ आई है, और वो एक आवाज़ सिर्फ इस तरह नहीं बयान कर रही है हिंदुस्तान के हालात को, कश्मीर के पर्सपेक्टिव को, बल्कि आप संभल गए, आप हिंदुस्तान के मुसलमान और बाकी डिप्राइव्ड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके स्टेटस पे भी बात कर रहे हैं। ये जो आगा रूहुल्लाह मेहदी हैं, इनका बनना कोई एक इमीडिएट कोई हिस्टोरिक इवेंट तो नहीं है कि भाई वो हुआ, ये एक पूरी की पूरी एक जर्नी है। बिल्कुल हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या है, आपकी सियासत की और आपकी पर्सनल लाइफ की जर्नी क्या है, और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस बारे में एक दो इंटरव्यूज़ में भी और पॉडकास्ट में भी बात हुई है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा चूँकि आपने सवाल पूछा और आपके नाजरीन के लिए, सुनने वालों के लिए ये कहूँ कि ये जो आपने बातें कही और जैसे कि आपने आखिर पे कहा कि ये एक दिन का काम नहीं हो सकता है, ये बाज़ाब्ता एक सफ़र है, एक इर्तिक़ा है जिसे आप एवोल्यूशन कहते हैं, सर्कमस्टांसेस का, हालात का, एक्सपीरियंस का, चैलेंजेस का और माहौल का जिसमें मैं पैदा हुआ, पला बड़ा और जिन चैलेंजेस को देखा फिर वालिद साहब की शहादत के मौके पे जो चैलेंजेस आए और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए और हमारी जनरेशन्स, ये जो इस वक्त ये जनरेशन्स है 20 से आप 40-50 साल की उम्र तक ये जो जनरेशन्स है, इन्होंने ज़्यादातर अपना वक्त जो है, अपनी ज़िंदगी जो है कन्फ्लिक्ट में ही गुजारी है और हमने ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट ही देखा है और कन्फ्लिक्ट के नुकसान देखे हैं। बहुत सारे घरों ने नुकसान देखे हैं, लाशें देखी है, कुर्बानियाँ देखी है, खून देखा है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और साथ-साथ में फिर उस हादसे के बाद जो मैंने खुद देखा, इस इन कॉन्फ्लिक्ट के साथ मैं एंगेज भी हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके घर में हादसे होते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लोग मारे गए। मगर फिर उनका वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ रोज़ाना एंगेजमेंट नहीं होता है। मैं उनमें से हूँ जिसका फिर रोज़ाना एंगेजमेंट हुआ चूँकि मैं मुंतखब हुआ, लोगों ने इसरार किया कि मैं वालिद साहब की ज़िम्मेदारियों को पूरा करता चलूँ और मैंने इलेक्शंस लड़े, 3 बार इलेक्शंस जीता, कैबिनेट में भी था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक इंटरैक्शन था, तो धीरे-धीरे समझता गया, खुद को भी रिलेट किया हालात के साथ, लोगों की फीलिंग्स के साथ और देखता गया, समझता गया, सीखता गया बेहतर लफ्ज़ है। तजुर्बे से सीखता गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स के नुकसानात क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स के वजूहात क्या है, कहाँ पे इलाज हो सकता है, कहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जबकि इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशंस थी और लोगों की एस्पिरेशन में गैप है, वो बात समझ में आई और ये गैप किस वजह से है, वो बात समझ में आने लगी। तो मैं यही कहूँगा कि जो ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा 2002 में, उसके बाद मैंने उसी वक़्त शुरू भी किया काम करना और काम करते-करते सीखना भी शुरू किया, उससे पहले सीख के नहीं आया था। हाँ, अपने घर का असर था, अपने घर का माहौल का असर था। इल्मी घराने से आता हूँ, सदियों से वहाँ पे उस घर में उलमा उठे हैं, मुफ़क्किर उठे हैं, मुजद्दिद उठे हैं। उसका असर रहा है, उनकी न सिर्फ़ फ़िक़्ह पे बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सोशल इम्प्लिकेशंस है इस्लाम के या जो सोशल इंटरवेंशंस होने चाहिए इस्लाम के, उस बारे में उन्होंने बहुत काम किया है, इसीलिए वो मुनफ़रिद है वो घराना, इल्मी लिहाज़ से और वो सोशल इंटरवेंशन के हिसाब से। तो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एक पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू या पॉलिटिकल एथिक्स आप कह सकते हैं। शायद उस माहौल में मिला था, फिर ज़िम्मेदारी मिली, ज़िम्मेदारी के साथ-साथ तजुर्बा मिला, तजुर्बे के साथ-साथ मैं सीखता गया और 2019 का हादसा जो था जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया गया और उनसे वो सारे हुकूक छीने गए, जिन हुकूक की वजह से जिस बुनियाद पे जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ इलाक़ किया था, तो अल्टीमेटली एक चैलेंज सामने आया, जिस चैलेंज को
मैंने उस सारे तजुर्बे से या उन एहसासात से शायद देखना शुरू किया और वो बातें बाहर आई जो शायद मैं महसूस करता आया, या ऐसे कह सकते हैं कि उस चैलेंज ने, उस हादसे ने उन बातों को बाहर लाया जो मैं महसूस कर रहा था। जब हम लोग हिंदुस्तानी होने की वजह से हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब कश्मीर के डिस्कोर्स को देखते हैं, हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी पिछले दिनों, तो एक जो आवाम है और उसके सतह पर जो इन्फॉर्मेशन कश्मीर को लेके लोगों तक पहुंच रही है, जो उसका आइडिया पहुंच रहा है, वो एक बहुत मुख्तलिफ आइडिया है। वो एक बहुत इस तरह का आइडिया है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट करता है। लेकिन जब आप अपने तकरीरों में या अपने मैसेजिंग में बात करते हैं, आप ये बोलते हैं कि जिस वजह से उस आइडिया ऑफ इंडिया को कश्मीर के आइडिया ऑफ इंडिया से जुड़ा, उस वो जुड़ने की वजह बनी, उसी को ख़त्म करके एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अक्सर मैंने देखा जो सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है वो वही आइडिया आर्टिकल 370 के थ्रू किस तरह से कश्मीर और हिंदुस्तान एक तरीके से एक सोशल ट्रीटी या पॉलिटिकल ट्रीटी या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में आते हैं। तो मुझे लगा आज तक भी जब भी मैं किसी से मिला, इट्स द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। तो हम अपने दर्शकों के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली 370 है क्या, या वो क्या था, और वो किस तरह से जो डिग्निटी कश्मीरी एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो नेगोशिएट की थी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरियों ने ये नेगोशिएशन किया है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया है, हिंदुओं ने किया है, सिखों ने किया है, जैनों ने किया है, ट्राइबल्स ने किया है, दलितों ने किया है, और वो उस तरह का एक बहुत खूबसूरत नेगोशिएशन था। तो आप अगर अपने अल्फाजों में और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताना चाहें कि वो खसूसियत क्या थी इस आर्टिकल की। आर्टिकल 370 की खसूसियत ये थी कि इसने हिंदुस्तान को 1947 में वो शोकेस विंडो दिया जिसकी हिंदुस्तान को ज़रूरत थी। दुनिया के सामने हिंदुस्तान ने तब और राइटली सो, और सही भी यही था, हिंदुस्तान ने तब एक सेक्युलर क्लेम किया कि एक पाकिस्तान है जो फंडामेंटलिस्ट बुनियाद पे या उस नज़रिए पे कायम हुआ है, जो इंक्लूसिव नहीं है, और उसके बरक्स हम हैं। ये क्लेम था तब। आप भी ये जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर कोई ये जानता है। ये क्लेम था तब हिंदुस्तान का। वी आर इंक्लूसिव। हम सेक्युलर हैं, हम प्लूरल हैं, हम हर एक तबका यहाँ पे साथ में जी सकता है, साथ में मर सकता है। हमारा नेचर और हमारा बिहेवियर और ये मुल्क जो है, ये सेक्युलर होगा। उस सेक्युलरिज़्म को सेलिब्रेट करने के लिए या दिखाने के लिए उनको एक शोकेस विंडो चाहिए था। बेहतरीन शोकेस विंडो जिसको देख के सारी दुनिया मानती कि हाँ, अब यूपी में आप कहे हम सेक्युलर है तो वो बात, बिहार में आप कहे हम सेक्युलर है, वो बात बनती ही नहीं है। जब एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत जिसकी जियोग्राफ़ी और बहुत सारी ऐसी वजूहात शायद पाकिस्तान के साथ नज़दीक तर थी। डेमोग्राफ़ी भी पाकिस्तान की, जिन बुनियाद पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक़सीम हुआ या जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना, डेमोग्राफ़िकली जम्मू कश्मीर उस बुनियाद के नज़दीक था। एक रियासत जो डेमोग्राफ़िकली भी पाकिस्तान के करीब है, जियोग्राफ़िकली भी पाकिस्तान के करीब है, उस आइडिया को ठुकरा के इस मुल्क के साथ आती है। तो तब हिंदुस्तान की उस क्लेम के लिए जम्मू कश्मीर का आना और 370 का कायम होना, कश्मीर से ज़्यादा जो बाकी हिंदुस्तान की मजबूरी थी, अपने क्लेम को सब्सटेंस देने के लिए, साबित करने के लिए। तो एक इस तरह की रियासत हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान के साथ आती है, जिस आने को हिंदुस्तान सेलिब्रेट करती है। देखिए, हम सेक्युलर हैं, हम साथ में रह सकते हैं, हम पाकिस्तान नहीं है। और हिंदुस्तान ने दुनिया में जगह भी इसीलिए बनाई, मोदी की वजह से नहीं बनाई, आरएसएस की वजह से नहीं बनाई। 70 साल में जो हिंदुस्तान ने जगह बनाई, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सेक्युलर, जो भी नाम अपना बनाया, ग्रोइंग नेशन, इंक्लूसिव नेशन, नेशन ऑफ डाइवर्सिटीज, नेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। 60 साल तक, 65 साल तक यही सब चलता रहा ना। इसी बुनियाद पे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में जगह बनाई। तो उस क्लेम को सब्सटेंस देने के लिए जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी ज़रूरत थी,
इस मुल्क की। तो रही यहाँ की बात, अब जम्मू कश्मीर की बात करें आप। जम्मू कश्मीर जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, कुछ लोग बशमूल वहाँ का महाराजा आज़ाद रहना चाहता था, और कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ थी जो इवैल्यूएट कर रही थी कि हम जो चाहते हैं, मिसाल के तौर पर शेख साहब, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जहाँ पे आप ज़मींदारों से ज़मीन लेके ज़मीन पे काम करने वाले किसानों को या मज़दूरों को जो उस ज़मीन पे काम करते हैं, उनको ज़मीन का हक दे, ठीक है? जहाँ पे इक्वालिटी है सबके लिए। तो वो इवैल्यूएट कर रहे थे कि इस आइडियोलॉजी को अगर कल को इम्प्लीमेंट करना है, कौन-सा ऑप्शन बेहतर है? क्या पाकिस्तान वाला ऑप्शन बेहतर है, जहाँ पे इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जगह नहीं है। इंडिपेंडेंट फिर महाराजा का वो सिस्टम वही चलता रहेगा। क्या हम महाराजा से आज़ादी लेंगे, महाराजा की इस हुकूमत से आज़ादी लेंगे? शायद उनके लिए भी शायद वही बेहतर ऑप्शन होता। तीसरा ऑप्शन हिंदुस्तान और सोशलिस्ट इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद क्लेम करती है, ये मुल्क हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो बुक सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव, ठीक है, इंडिया। तो उस सोशलिस्ट इंडिया में, चाहे आप वो नेहरूवियन इंडिया कहिए, गांधीयन इंडिया कहिए, जो भी कहिए, जिसका भी वो आइडिया था, शेख साहब का और इस आइडिया का शायद इसकी नज़दीकी थी। मगर क्या उस बुनियाद पे इल्हाक हुआ? नहीं, उस बुनियाद पे इल्हाक नहीं हुआ। शायद इवैल्यूएट हो रही थी अभी सिचुएशन। इस दौरान पाकिस्तान से ट्राइबल्स ने हमला किया। अब कुछ मुहर्रिखीन लिखते हैं कि पाकिस्तान एज़ अ स्टेट जानती थी और उन्होंने फैसिलिटेट किया या करवाया। कुछ मुहर्रिखीन कहते हैं कि नहीं, ट्राइबल्स जो है उन्होंने खुद किया। वो डिबेट अब हम अलग रखते हैं। अब जब हमला हुआ, अब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स जितनी भी थी, जिनको ये ऑप्शन दिया गया था या उधर चले जाए या इधर चले जाए, अक्सर प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान के साथ आए। 3 प्रिंसली स्टेट्स अभी डिसाइड ही कर रहे थे, क्योंकि तीनों एक ही तरह सोच रहे थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ की अक्सरियत जो है हिंदुओं की थी, और वहाँ का राजा मुसलमान था। तो वो भी इसी कश्मकश में था कि उधर चला जाए या इधर चला जाए। तो वहाँ पे जो है उस क्वेश्चन को एड्रेस किया गया, एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी नोट करिए, आपके नाजरीन भी नोट करेंगे। ये प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, और इसीलिए इस प्रिंसिपल स्टैंड पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। 2019 में इन्हीं प्रिंसिपल्स को आखिरी की लगाई गई। ये कि प्लेबिसाइट लोगों की मर्ज़ी से होगा, जो भी होगा। महाराजा की मर्ज़ी से नहीं होगा, हाकिम की मर्ज़ी से नहीं होगा। इन रियासतों का फ़ैसला इन रियासत के लोगों की मर्ज़ी से होगा। तो मर्ज़ी कैसे पता चलेगी? प्लेबिसाइट कराया जाएगा। महाराजा की नहीं चलेगी, अक्सरियत जो चाहेगी लोगों की वही होगा। तो जूनागढ़ में महाराजा मुसलमान था या हाकिम मुसलमान था, लोग जो थे, अक्सरियत जो थे लोगों की हिंदू थी। तो चूँकि वहाँ पे हिंदू अक्सरियत थी, एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हर एक प्रिंसली स्टेट के लिए, ना सिर्फ वहाँ के लिए। मगर वो प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ पे प्लेबिसाइट कराया गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारा मुल्क कहता है कि रियासतों का फ़ैसला वहाँ के लोगों की मर्ज़ी से होगा। ये हमारा उसूल है, ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा तरीका है। अब ये तरीका चूँकि जूनागढ़ गढ़ में हमारे हक़ में है, तो प्लेबिसाइट कराया गया। वहाँ पे अक्सरियत हिंदुओं की है, तो प्लेबिसाइट कराया गया। हैदराबाद पे आपको पता है, वहाँ पे भी इसी तरह से अक्सरियत एक मज़हब की थी, हाकिम जो है, नवाब जो है दूसरे मज़हब के थे। तो ना प्लेबिसाइट कराया गया, ना कुछ कराया गया, वहाँ पे हमला किया गया, और आपको पता है कितने कितने लोगों की जानें चली गई दोनों तरफ पे। तो फिर प्लेबिसाइट नाम का कुछ वहाँ पे अमल हुआ, मगर कम से कम प्लेबिसाइट हुआ। इसी तरह की सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर की। अब जो भी होना था, जो उसूल आपने जूनागढ़ में, हैदराबाद में जो उसूल बनाया है, जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ की अक्सरियत हिंदुओं की है। हैदराबाद, दक्कन जो है पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता है, वहाँ की अक्सरियत जो है हिंदुओं की है। तो लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से होगा जो भी होगा। तो वही अप्रोच जो है, वो वही उसूल लागू होना चाहिए कश्मीर पे भी।
अब कश्मीर पे ये बातें चल रही थी, इस दौरान हमला हुआ। हमला जब हुआ तो महाराजा जो है जम्मू कश्मीर आया, या महाराजा आया हिंदुस्तान से मदद मांगने के लिए कि हम पे हमला हुआ है, हम हमारी मदद कीजिए। तब हिंदुस्तान जो है जम्मू कश्मीर पे शर्त लगाता है कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, मगर आपको हमारे साथ एक्सेशन करना पड़ेगा, इल्हाक करना पड़ेगा, आपको हिंदुस्तान में आना पड़ेगा। अब इस चीज़ के लिए मैं ना कोट्स दूँगा यहाँ पे, ना डेप्थ में जाऊँगा, ये रिसर्च नहीं चल रहा है। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हक़ाइक़ है, डेट दे रहा हूँ, आप फिर आपके नाज़रीन खुद रिसर्च कर सकते हो उस ज़माने के अखबारात उठा के, उस ज़माने पे लिखी गई किताबें जहाँ पे रेफ़रेंसेस है उसको उठा के। तो महाराजा हरी सिंह को ये बताया गया कि आप एक्सेशन कीजिए। अच्छा, ये बात मैंने कहीं पे नहीं कही, आपके पॉडकास्ट पे पहली बार कह रहा हूँ। ये एक्सेशन की डिमांड ही इमोरल थी। इसमें मॉरलिटी ही नहीं है। हिंदुस्तान हम सब, मैं इस वक़्त खुद को भी उसमें जोड़ रहा हूँ, हालाँकि उस वक़्त हम उसका हिस्सा नहीं थे। चूँकि अब इस मुल्क का हिस्सा है, अब मैं जोड़ रहा हूँ। हम अपने गिरेबान में झाँक के देखें, इस डिमांड में कितनी इमोरलिटी है। एक एक हमसाया रियासत जिससे आप चाहते हैं कि आप राबिता बनाएँ, इस तरह का राबिता बनाएँ कि वो आपसे दिल जोड़ के आपके साथ आए। अब उन पे इस दौरान उन पे हमला हुआ, बाहर से लोग आए, वो काबिज़ है, वो कत्ल-गारत हो रही है वहाँ पे, वो आपसे मदद माँग रहे हैं। आप शर्त लगा रहे हैं मदद मदद के लिए, तो आप कोई मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपका कोई मॉरल अब हाई स्टैंड। हाई स्टैंड ही नहीं है। आप बार्गेन कर रहे हो, उनकी मजबूरी से बार्गेन कर रहे हैं। ये बार्गेनिंग हो रही है। तो बेसिकली इमोरलिटी ही थी इस अप्रोच में ही, इस डील में ही इमोरलिटी थी। जम्मू कश्मीर के पास उस वक़्त राइट मीन फ्रीडम टू चूज़ था ही नहीं, वो माहौल ही नहीं था। क्या मैं इस एक्सेशन को कबूल करूँ या नहीं करूँ? सर्कमस्टांसेस थे ही नहीं। तो हिंदुस्तान को तब पता चला कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये अब मजबूर है, इस मजबूरी का अब फ़ायदा उठाया जाए। तो मदद, हाँ, कहा गया कि मदद करेंगे। अब ये कहा जाता है कि ये वो फॉरेन सॉइल थी, फॉरेन सॉइल पे हम फोर्सेस नहीं भेज सकते। आज भी आप फॉरेन सॉइल में श्रीलंका में आपने फोर्सेस भेजे। फॉरेन जब सॉवरेन पावर आपको उस ज़माने में महाराजा है, खुद इनवाइट करता है, तो ये क्वेश्चन रहता ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है कि हम फॉरेन सॉइल पे नहीं जाएँगे। अब फॉरेन सॉइल पे जाते हैं उस फॉरेन एंटिटी या सोवरेनिटी की इन्विटेशन पे, उनकी मर्ज़ी से जाते हैं। आप खुद नहीं जाते, ये इन्वेजन नहीं है, ये इमोरल नहीं है। इमोरल वो है जब वो आपसे मदद लेने के लिए आता है, आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो आप उनसे एक्सेशन माँगते हैं। हम मदद नहीं करेंगे, अगर आप एक्सेशन करेंगे, हम मदद करेंगे। तो मदद नहीं की इंडिया ने, तब बार्गेनिंग की, मजबूरी का फ़ायदा उठाया। एक जियोग्राफ़ी को अपने कब्ज़े में लिया, उस जियोग्राफ़ी के लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठा के, तो मदद नहीं थी। एक रियल एस्टेट को अपने पास लाया, एक जियोपॉलिटिकल बार्गेन था एक तरीके का। जियोपॉलिटिकल बार्गेन, वो एक ये आपने वो ना बाइज़्ज़त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। जी, जी, जी। डिग्निफाइड वर्ड्स में आप जी, ये जी। बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने एक रियल एस्टेट को जी। हड़पा, जी। वहाँ के रहने वाले लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के। तो उठाया, चलिए ठीक है, ये ज़ख्म भी मैं भूल जाता हूँ। उसके बाद भी कहा ठीक है, हम ये जो कर रहे हैं इस वक़्त, ये इस वक़्त मजबूरी थी, ये हम ठीक है, हमने एक्सेशन किया, मगर हम इस एक्सेशन पे जो है लोगों की मोहर ज़रूर लेंगे। जिस तरह से हमने जूनागढ़ में, हैदराबाद में प्लेबसाइट किया, उसी तरह से अगरचे उस जवाब में हमने इस वक़्त फ़ोर्सेस लाए, मगर ये फ़ाइनल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान कह रहा है। ये फ़ाइनल नहीं है, ये रेक्टिफ़ाई होगा विद द स्टैम्प ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देंगे, तब ये फ़ाइनल है, तब तक नहीं है। अच्छा, जब ये वादा भी आपने दिया कि हम प्लेबसाइट कराएँगे, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल जो है लोगों का होगा। चूँकि ये आपने उसूल, आपका उसूल है, मुल्क का उसूल है। जिस तरह से आपने जूनागढ़ में इस उसूल को अमलाया, जिस तरह से आपने हैदराबाद में इस उसूल को अमलाया, उसी तरह से कश्मीर में भी अमला है। और मेरी समझ ये है कि अगर उस वक़्त प्लेबसाइट होता, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर उस वक़्त प्लेबसाइट होता, अक्सरियत के साथ हिंदुस्तान के हक़ में फ़ैसला होता, वो लोग वोट देते अक्सरियत के साथ और दिल से वोट दे देते। इसके लिए दूसरा, कोई ख़ास वजह आप जब ये क्लेम कर रहे हैं? चूँकि जब ट्राइबल्स ने जो वहाँ पे हमला हुआ, इससे पहले कि
हिंदुस्तान की फ़ौज आती, उनके साथ जिस कौम ने लड़ा वो कश्मीरी है। हुँ, उनके खिलाफ जिन्होंने लड़ा वो कश्मीरी है। अच्छा। वो उस हमले के हक में नहीं थे, हुँ, उस खूनरेज़ी के हक में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी बाहरी ताकतों पे हमला करे, और उस हमले की वजह से माहौल कुछ और बन चुका था। इन्होंने अपना दिफ़ा भी किया था, खून भी दिया था, कुर्बानियाँ भी दी थी, और वो उस ज़्यादती के हक में नहीं थे। और अगर एक उसूली और मॉरल अप्रोच हिंदुस्तान ने तब अपनाया होता और प्लेबिसाइड भी हाथों हाथ हुआ होता, तो उस मॉरल हाई ग्राउंड से आके शायद फैसला भी इसी के हक में होता। अब 370 की पर्टिकुलर बात करते हैं। ये थी मजबूरियाँ 370 की। अब जो ये मजबूरियाँ थी, ये कश्मीर की उतनी मजबूरी नहीं थी जितनी ज़्यादा ये हिंदुस्तान की मजबूरी थी। ये सर्कमस्टांसेस थे जिसने 370 दिया। अब 370 सर्कमस्टांसेस ने क्या दिया, उसको कहते हैं आप 370। 370 ने ये दिया कि महाराजा जब मजबूर हुए एक्सेशन करने के लिए, ये शर्त कबूल करने के लिए, ये इमोरल शर्त कबूल करने के लिए, या तो मर जाओ वरना हमें अपना रियल एस्टेट बेच दो। यही था ना, और कुछ नहीं था वहाँ पे। या अपना रियल एस्टेट हमारे हाथ कर दो, वरना मर जाओ, कुत्तों के सामने डाल देते हैं। विल लीव यू टू द डॉग्स, थ्रो यू टू थ्रो यू अंडर द बस। सो अगर बचना है तो रियल एस्टेट उठा के हमारे हाथ में दे दो। चलो ठीक है, महाराजा ने मान ली बात। उसने दिया ये रियल एस्टेट पीस उठा के, जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत ज़मीनी रकबा उठा उठा के दे दिया। बट कहा कि तीन कुछ शर्तों पे, ये शर्तें मेरी कबूल हो, अगर ये शर्तें मेरी कबूल होती है तो मैं एक्सेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो शर्तें मानी गई कि मैं अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर करता हूँ, अपनी रियासत सरेंडर करता हूँ, मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट्स पे, हुँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके उन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नेंस के, कानून साज़ी के, आईन साज़ी के, ना सिर्फ़ कानून साज़ी, इवन अबाउट सेपरेट राइट टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू आई मीन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ की तो आप बात ही मत कीजिए। ये सारे हमारे अपने होंगे। यहाँ के लोग खुद फैसला करेंगे। 3 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन। हुँ, हम ये जो एक्सेशन कर रहे हैं, हम 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं पूरी कंट्री को। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट्स पे हम खुद लेजिस्लेट करेंगे। एक तरीके से यूएस में भी जो फेडरल गवर्नमेंट है, कहीं न कहीं उसमें मतलब मैं एक इस पे मेनस्ट्रीम आऊँगा, है। जी, जी। बिल्कुल, मैं इसी पे आऊँगा। तो खूबसूरत बात ये है कि इस मुल्क ने तब शौक़ से ये खुशी से ये कबूल किया कि डिफेंस का काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। फॉरेन अफेयर्स जम्मू कश्मीर की रियासत नहीं चलाएगी, वो काम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, पार्लियामेंट का होगा। और कम्युनिकेशंस, एक तरीके से वो फेयर डील इसलिए भी लगी होगी क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट्स के बीच में एक छोटी-सी रियासत अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और वो बिल्कुल, जो पूरी कंडीशनैलिटीज़ हो रही बिल्कुल, थी तो एक जस्टिफाइड वो भी लगा। बिल्कुल। मैंने ये इलेक्शंस के स्पीचेज़ में भी कहा है और अभी भी दोहराऊँगा, इसमें मज़हब का कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, मज़हब का कोई लेना-देना नहीं है। इसमें एक पर्टिकुलर कल्चर, एक सोसाइटी, एक सिविलाइज़ेशन दूसरे सिविलाइज़ेशन के हवाले खुद को कर रही है। हुँ, ये इंटरैक्शन नहीं हो रहा। ये अनवांटेड एक डील हो रही है, सर्कमस्टांसेस पुश्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। एक डील हो रही है एक सिविलाइज़ेशन की दूसरी सिविलाइज़ेशन के साथ। इस सिविलाइज़ेशन के, जिसे आप कश्मीर कहते हैं, इसके कुछ खदशात हैं। इसमें मज़हब आप मत लाइए। खदशात इसके कल्चर को लेके है, इसकी ज़ुबान को लेके है, इसकी इकोलॉजी को लेके है, इसकी ज्योग्राफ़ी को लेके है, इसकी ज़मीन को लेके है, इसके रोज़गार को लेके है। और ये खदशा जो है, ये पहली बार ज़ाहिर नहीं कर रहा, और ये मुसलमानों ने इस खदशे का एहसास नहीं किया। 35 ए की जब आप बात करते हैं, 370 के साथ-साथ 35 ए की बात होती है। ये मुसलमानों ने नहीं बनाया है। ये 35 ए अगर आप एक थोड़ा बता आर्टिकल पाएँ है, तो? एक आर्टिकल है जिसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट किया, जो कि महाराजा ने दहाइयों पहले, हुँ, हिंदुस्तान की आज़ादी से दहाइयों पहले वो आर्टिकल बनाया, स्टेट सब्जेक्ट का हुँ, कानून लाया। जम्मू के डोगरा, हिंदू डोगराओं के मांग डिमांड पे, ख्वाहिश पे
मजबूरी में। पंजाब से, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, उस वक़्त के पंजाब से पैसे वाले लोग, ज़मींदार लोग, ताजिर लोग, सरमायादार लोग इस तरफ आते थे और वो एक कल्चरल इन्वेजन लगा डोगराओं को, जम्मू स्पेशली के रहने वाले महाराजा रंजीत सिंह और वो जो पूरा एक एपिसोड है जिसमें पंजाब रूल उधर रहा है बिल्कुल। वो लोग। तो उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, डोगरा आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जहाँ पे मुसलमान बहुत कम है, हिंदू अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, डोगरा अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, या जम्मू कश्मीर की रियासत या वो सिविलाइजेशन अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए एक आर्टिकल लाती है या एक कानून बनाती है, जिसको 35A आप कहते हैं, जिसे आप स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं। तो यही खदशा जो है, जब एक रियासत एक बहुत बड़े मुल्क के साथ चली जाती है, तो वो खदशा ज़ाहिरी तौर रहेगा कि हम जब जा रहे हैं, हमारी ज़मीन, हमारी आइडेंटिटी, हमारा रोज़गार, हमारा कल्चर, मैं इस तरह से कहूँगा, इलेक्शन में भी मैंने ऐसे कहा, 1 करोड़, आज के हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख लोग अपनी एंटायर एग्ज़िस्टेंस हवाले कर रही है 1 अरब 40 करोड़ लोगों के। तो इन्हें अपनी एग्ज़िस्टेंस बचाने का ख़्याल तो रहेगा ही रहेगा, खदशा तो रहेगा ही रहेगा। 1 करोड़ 40 लाख 1 अरब 40 करोड़ को कंज़्यूम नहीं कर सकती है, किसी भी लिहाज से। मैं कश्मीर से आके पूरे हिंदुस्तान को कंज़्यूम नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ की आइडेंटिटी को बदल नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ की लैंग्वेज को बदल नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ के ज़मीन को कंज़्यूम नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ के रोज़गार को कंज़्यूम नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ के सरमाए को कंज़्यूम नहीं कर सकता हूँ। अब रिवर्स कीजिए। अब यही सारे दरवाज़े और गेट और जो भी आप नाम दें, खुला छोड़ दीजिए आप कश्मीर, जहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है, ये सारे दरवाज़े आप रास्ते आप खुला छोड़ दीजिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए। तो इस 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन में पोटेंशियल है कि ये कंज़्यूम कर सके 1 करोड़ 40 लाख लोगों को। डेमोग्राफिक चेंज जैसे डेमोग्राफिक चेंज भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक चेंज हो सकती है, कल्चरल चेंज हो सकती है, रिलीजियस चेंजेस हो सकती है, ज़मीनें आपकी जाएगी, रोज़गार आपका जाएगा, सरमाया आपका जाएगा, जो जाते हुए दिख रहा है इस वक़्त। तो इसका मज़हब के साथ कोई लेना-देना नहीं है। ये खदशात ज़ाहिर-सी बात है। ये प्रोटेक्शंस न सिर्फ़ कश्मीर ने माँगे, ये हिमाचल ने भी माँगे, उनको दिए गए। लक्षद्वीप ने माँगे, उनको दिए गए। नॉर्थ ईस्ट ने माँगे, उनको दिए गए। हर किसी को ये प्रोटेक्शन दिए गए। अब चूँकि कश्मीर ने कुछ प्रोटेक्शंस ज़्यादा माँगे, ज़मीन की प्रोटेक्शन माँगी, रोज़गार की प्रोटेक्शन माँगी, सरमाए की प्रोटेक्शन माँगी, कल्चर चूँकि हमारा पहली बात पे आए, एक वाहिद ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जो इतने बड़े हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर रही है, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है। तो शायद कुछ प्रोटेक्शंस ज़्यादा माँगी, कुछ, जिससे शायद ये लेजिस्लेट करना चाहती थी रियासत, अपने कंडीशंस को देख के, अपने कंडीशंस और चैलेंज को देख के, यहाँ का माहौल उस पे असर ना करे। गांधी जी के ही अल्फाज़ हैं ना, कि जो कत्ल गारत हिंदुस्तान में हो रही थी, चाहे मुसलमानों के हाथों हो रही थी, चाहे हिंदुओं के हाथों हो रही थी, वो कत्ल गारत कश्मीर में नहीं हो रही है। ये नेगोशिएशंस महाराजा कर रहे हैं। ये नेगोशिएशंस महाराजा कर रहे हैं, इस पे स्टैंप ऑफ अप्रूवल फिर पॉपुलर गवर्नमेंट देती है या पॉपुलर लीडरशिप देती है, मैं उस पे आ जाऊँगा, जिसका नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। तो हम इन सोसाइटीज़ की तरह बिहेव ना करें, शायद कुछ प्रोटेक्शंस ज़्यादा माँगी, जहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, लॉ मेकिंग का राइट है और आपके फ्लैग का राइट है। इसी तरह से आपका जो गवर्नर है, वो बाहर से नहीं आ सकता है, वो आपका अपना इलेक्टेड गवर्नर होगा जम्मू कश्मीर की रियासत से, उसको सदर रियासत कहा जाएगा। इसका कोई रिलीजन के साथ कोई लेना-देना नहीं था। जब तक इलेक्टेड गवर्नर था हमारा, वो हिंदू ही था, करण सिंह अभी भी ज़िंदा है। वो हिंदू ही था, इलेक्ट होता था जम्मू कश्मीर की असेंबली से। तो इसी तरह से हमारा अपना इलेक्शन कमीशन वगैरह, जितने भी जिस प्रोटेक्शन, तरह से यहाँ पे सेंटर से गवर्नर भेजे जाते हैं और वो हाँ, एक तरीके को सेंटर को रिप्रेजेंट करते हाँ, हैं, तो बिल्कुल। वहाँ स्टेट गवर्नर होगा जो स्टेट की ही जैसे असेंबली इलेक्ट करेगा, इलेक्ट बाहर करेगा। से नहीं आ जी सकता जी है। जी। तो ये तो सारे बाहर का प्रोटेक्शंस। कंट्रोल अब ये मिनिमाइज किया। सारे प्रोटेक्शंस, मैं आता हूँ उस बात पे, ये सारे प्रोटेक्शंस इमेजिनेबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता है, बल्कि दुनिया में ताकतवर तरीन मुल्कों में नॉर्म ही यही प्रोटेक्शंस है। जैसे कि आपने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
वो 50 रियासतें, अक्सर रियासतें उन उस फेडरेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स में, दे होल्ड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड देयर ओन फ्लैग, दे होल्ड देयर ओन लेजिस्लेशन एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शंस। तो 50 रियासतें, 300 साढ़े 300 साल, कितने साल हुए हैं अमेरिका को, तो एज अ कंट्री दे आर फ्लरिशिंग। वहाँ पे ये सवाल नहीं पैदा हुआ कभी कि एक एक निशान, एक प्रधान, एक ज़ुबान, ठीक है। तो ये मुल्क एक नहीं है, चूँकि यहाँ पे अलग-अलग रियासतों के अलग-अलग प्रोटेक्शंस है, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं। इनफैक्ट वो सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते थे एक-दूसरे को। स्कॉटलैंड या आप पूरा यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, ग्रेट आयरलैंड जो है, स्कॉटलैंड जो है, इनका अरेंजमेंट देखिए आप। इट्स ऑल अबाउट ऑटोनॉमी, बीइंग अ सिंगल एंटिटी व्हाइल बीइंग डिफरेंट, व्हाइल बीइंग फेडरलिज्म डाइवर्स। डोमिनेट किया जैसे इंडिया में भी बिल्कुल। शुरुआत। तो यही अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर ने अपने लिए भी मांगा। वी आर इंडियन, उसमें कोई शक नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के लोग, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट दिस अरेंजमेंट मेंट दिस अरेंजमेंट मेंट। और इसने दिया क्या? जब ये 370, इसके ज़रिए जो 3 सब्जेक्ट्स के अलावा सारे प्रोटेक्शंस माँगे, सारे सब्जेक्ट्स अपने लिए माँगे, इसको अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने थ्रू द आर्टिकल। किस विंडो के ज़रिए, किस डोर के ज़रिए, जिसे आप 370 कहते हैं। अब ये टेम्परेरी, उस डिबेट में इस वक़्त जाना नहीं चाहूँगा, टेम्परेरी नहीं था, परमानेंट था। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है इस पे, रूलिंग दी है इस पे, इससे पहले कि 370 वन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीज्ड टू एग्जिस्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त पास किया, और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो का त्यों वो अडॉप्ट किया विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, अगर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज सीज टू एग्जिस्ट और कंक्लूजन पे आए, तो जितने भी सारे फीचर्स उसमें हैं दे बिकम परमानेंट। चेंज तो किसी ने मांगी नहीं, तो परमानेंट इसलिए था चूंकि अभी लेजिस्लेट होना बाकी था। जबकि लेजिस्लेट हुआ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और लेजिस्लेट हुआ इस सूरत में, और उसी सूरत को 370 को अडॉप्ट किया, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये 3 बार कहा है। और नेहरू का जवाब भी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या उसके बाद पार्लियामेंट में किसी मेंबर ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि 370 हट जाए। नेहरू ने भी यही कहा जवाब में कि हम भी चाहते हैं 370 हट जाए। मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि 370 हट जाए, जिसको ये कहते कि घिसते-घिसते घिस जाए, तो यही जवाब थे। मगर तब जब लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी हो, ये पूरा सेंटेंस है। ये हम नहीं कर सकते। मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश यही है 370 ना हो, मगर तब जब जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहे, ये पूरा सेंटेंस है उस जवाब में। तो ये 370 मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बार्गेन किया, अपने लिए हुकूक लिए। हिंदुस्तान ने सर्कमस्टांसेस का नाजायज़ इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया, एक रियल एस्टेट लिया, छीना या हासिल किया, हड़पा, जो भी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस बदबख्ती में, जो उनके हालात थे, हेल्पलेसनेस में, अपने लिए थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की, जितना भी बचा सकते बचाए, वो सब बचाया, इस मुल्क ने दिया, फिर काम करना शुरू हुआ। तो उस 370 ने क्या दिया? मैंने ये इलेक्शंस के दौरान भी कहा, अभी भी दोहराता हूँ, आप अपने लोगों को उठा के चलिए, रिसर्चर्स को उठा के चलिए, कैमरास उठा के चलिए, मोर देन 90%, 95% आपको ये पॉपुलेशन मिलेगी जिनके पास ज़मीन होगी, किसी के पास कम, के पास ज़्यादा। ये लैंड रिफॉर्म्स की वजह लैंड से रिफॉर्म्स जो की शेख वजह से अब्दुल्ला के टाइम पे। बिल्कुल एब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप रिसर्चर्स उठा के देख लीजिए, एक सोसाइटी की, एक एंटायर पॉपुलेशन की इकोनॉमिक हालत ही रातों रात तब्दील हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन। इकोनॉमिक साइड पे भी हम लोग थोड़ा मैं आ रहा जी हूँ, जी इसी तरह से आप देख लीजिए, फिर परसों तक, 2019 तक राइट टू एजुकेशन का तस्वुर अभी हिंदुस्तान में था ही नहीं। राइट टू एजुकेशन का तस्वुर अभी हिंदुस्तान में था ही नहीं, चूँकि हमारे पास लेजिस्लेट करने का अपना हक था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना था।
जब राइट टू एजुकेशन का तसव्वुर ही नहीं था, वी आर द पायनियर्स, हमने इम्प्लीमेंट भी किया था आपके राइट टू यहाँ ये कब एजुकेशन। आया? आई थिंक इट वाज बैक इन 70s, 75 और 77, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं रीसेंट बात बताता हूँ। जो एक एजिटेशन चली थी लोक आयुक्त में, इस पे क्या नाम था उस एजिटेशन का, कांग्रेस के ज़माने में वो चली आम थी। आदमी पार्टी वगैरह ने हाँ, जो वो बोला। जो जी। एजिटेशन चली थी, जिस चीज़ के लिए वो एजिटेशन चली थी, वो कानून जम्मू कश्मीर में कई सालों पहले बनाया गया था, अकाउंटेबिलिटी कमीशन। वन मोर चैलेंज आपके स्पीकर्स, ये सुनने वालों के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन अभी किसी के दिमाग में शायद हिंदुस्तान में आया आ ही गया नहीं ये जी, था। 2004 में यहाँ पे। हाँ, जम्मू कश्मीर ने राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ से पहले बनाया था। आई कैन गो ऑन एंड लेजिस्लेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, राइट्स पे, सोशल राइट्स पे हमारे लेजिस्लेशंस उठा के देख लीजिए। वी हैव बीन द पायनियर्स। हमारी लेजिस्लेशंस उठा के देख लीजिए, कोई एक बार रिसर्च करे, हमारी लेजिस्लेशंस को उठा के देखे। ठीक है, ये एक रियासत अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाती थी, एक अलग से लेजिस्लेशन करती थी। ज़रा देखें ये ऐसा क्या काम करते थे, कितना बुरा काम करते थे, आपको उल्टा दिखेगा। बुरा काम नहीं, हम बाकी के पूरे मुल्क से कहीं ज़्यादा आगे थे। बाकी के पूरे मुल्क को बात बाद में समझ आती थी, हमने वो इम्प्लीमेंट भी किया होता था। क्योंकि आप एक बहुत पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, 370 इम्प्लीमेंट होने की वजह से जो इंडिपेंडेंस मिली लेजिस्लेट करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को एक जिसे कहते हैं डेवलप करने की इन स्पेशलाइज कॉन्टेक्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बावजूद हम एक लंबा अरसा देखते हैं कि जहाँ पे कश्मीर ऐसा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहा, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पोजीशनिंग को लेकर, और एक लंबा दौर गुजरा है। और उसमें हम लोगों ने पंडित वाला एपिसोड भी, कश्मीरी पंडितों वाला एपिसोड भी देखा, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नुआंस्ड हिस्ट्री से देख सकते हैं। बट फिर भी अनफॉर्चुनेट एक इवेंट था जो कश्मीर की तारीख में जिन भी वजूहात की वजह से वो सामने आया, लेकिन ओवरऑल इट इट बिकेम एन अनफॉर्चुनेट स्पॉट इन द सो कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, मॉडर्न कश्मीर। तो वो क्या वजूहात थी कि देर वॉज एन एनजाइटी विद इन अ पॉपुलेशन, बावजूद इसके कि स्पेशल राइट्स थे? किस तरह की जिसे कहते हैं रियलिटीज़ थी जो डील करनी पड़ रही थी, कि जिसकी वजह से लोगों को ये लगा कि शायद अभी भी जो कश्मीर आइडेंटिटी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आइडेंटिटी वो डाइल्यूट हो सकती है या हो रही है। तो उसकी तरफ अगर आप थोड़ा इशारा करें। क्योंकि इन्हीं राइट्स पे अटेम्प्ट्स हुए, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए राइट सिंस 1953। एक तरफ से दिया गया और 1953 से ही छीनना शुरू किया गया। और वो सेंस ऑफ सस्पिशन या जो भी आप उसे नाम दें, वो शक होना पैदा शुरू हुआ, या वो धोखे का एहसास होना शुरू हुआ। क्योंकि जब ये एब्रोगेशन हुआ 1950 जी। तो बहुत लोगों ने एकदम बोला कि भाई दिस इज अ शेल ऑफ अ एक्ट व्हिच नहीं, हैड आई डोंट। सीज्ड टू एग्जिस्ट। हाँ, मतलब उस पे आप बताइए कि आई मतलब डोंट ये एक एग्री विद जनरल दैट। हाँ, परसेप्शन बट है। हाँ, इस पे बहुत सारे हमले हुए थे। जी 370 से बहुत कुछ निकाला गया था, जी छीना गया था, बट हाँ, शेल भी नहीं था, जी। कुछ आप खोखला भी नहीं एग्जांपल्स था। दीजिए क्या क्या निकाला मैं गया। बिल्कुल जी 1953 में आपका सिटिंग, उस ज़माने में वज़ीर आज़म कहा जाता था, विच यू ट्रांसलेट इनटू प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लिश। वज़ीर आज़म कहा जाता था चीफ मिनिस्टर को। शेख साहब थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो उन्हें अरेस्ट किया गया, उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया और कई साल तक वो जेल में बंद थे। अब जब उनकी गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट किया गया, पीछे से अमेंडमेंट्स शुरू किए। उनको अरेस्ट करना ही पहले सबसे पहला धोखा था एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को। दिस इज हैपनिंग इन द नेहरूवियन 1950, दौर। दिस इज़ नेहरूवियन दौर, जी ये नेहरू कर रहे हैं। जी। क्योंकि इसलिए मैंने अक्सर लफ्ज़ ये आजकल इसलिए मैंने वो होता लफ्ज़ है कि भाई जो कांग्रेस का नेहरू का दौर है, वो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, नहीं हुआ ऐसी है जो बात नहीं इंडिया है। की जो जिसे कहते हैं दस्तूर की जो फाउंडेशन है उसके हुँ। खिलाफ कुछ हुआ हो। वो जो कहते हैं ना, ये कभी कह सकते शुरू तुमने किया ख़त्म मैंने हाँ हाँ किया, हाँ, ये जी बात जी वही है। जी जी जी। शुरू कांग्रेस ने किया, ख़त्म खत्म बीजेपी ने बीजेपी ने किया। किया। जी 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 तो ये वही चीज़ है। जी तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को जेल में डाला गया, हुकूमत तब्दील की गई, हुकूमत गिराई गई, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई पीछे से।
फिर अमेंडमेंट्स करना शुरू की गई। उस तरीके में और इस तरीके में एक फ़र्क है। नेहरूवियन अप्रोच में और मोदी के अप्रोच में क्या फ़र्क मैं वो बाद में बाद बताऊँगा। में फ़र्क जो भी था अमेंडमेंट्स पीछे से करना शुरू हुआ। इसी तरह से पहली अमेंडमेंट ये कि प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर, सदर रियासत को गवर्नर, और गवर्नर बाहर से भी आ सकता है। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, नॉमेनक्लेचर से, एज लॉन्ग एज द पावर्स आर द सेम। सदर रियासत को आप गवर्नर नॉमेनक्लेचर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज द स्कीम ऑफ द थिंग्स इज़ द सेम। मगर वहाँ पे सब कुछ चेंज किया गया। गवर्नर अब बाहर से अपॉइंट होगा, होम मिनिस्ट्री से अपॉइंट होगा, रियासत का अपना नहीं होगा, रियासत का इलेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिस्डिक्शन दिया गया, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें फिर अमेंडमेंट्स और अमेंडमेंट्स होती गई। इस धोखे ने, और शेख साहब को 20-25 साल तक जेल में रखा गया और पीछे से ये सब काम कराए गए जितने भी फिर अमेंडमेंट्स हुए। इस धोखे ने एक आइडियोलॉजी को वहाँ पे मजबूत किया, उनके हाथ में एक आर्गुमेंट दिया। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपके पहले पॉडकास्ट के पहले मिनट्स को सुना जाए, कि वहाँ पे पाकिस्तान के हक में भी लोग थे। 1947 के इस इलाके से पहले वहाँ पे पाकिस्तान के हक में भी लोग थे। एक सेक्शन था जो पाकिस्तान के हक में थे। अब उन्होंने कहा ये है जी आपका हिंदुस्तान, अब हम सही थे या नहीं थे, आर्गुमेंट बनता है। आर्गुमेंट को जवाब जो है इसी मुल्क ने दिया, हमने नहीं दिया। तो वो कहना शुरू हुए कि हम ही सही थे। हालांकि उस आइडियोलॉजी के लोग अक्सर उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वाबस्ता थे, या वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस सारी अमेंडमेंट्स के हिस्सेदार थे, इन सारे जराइम के हिस्सेदार थे। मगर एक आर्गुमेंट मिला उस आइडियोलॉजी को, ये सब होता गया। फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान जो चाहता था एक ज़मीन मिले। ज़मीन तब मिलती है जब लोगों के अफ़कार आमादा हो उनकी बात सुनने के लिए। उन अफ़कार को यहाँ से आलूदा किया गया। आलूदा आपने किया, अफ़कार को आपने शक में डाला, तो आहिस्ता-आहिस्ता माहौल भी बना, सर्कमस्टांसेस बने, यहाँ से हालात भी थे। और फिर अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को यूएसए को कामयाबी मिली, जिसमें पाकिस्तान का आईएसआई एक उनका एक अहम किरदार था। तो उनको लगा कि अब हम वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, शायद वो कामयाबी हम रेप्लिकेट कर सकते हैं कश्मीर में भी। और कश्मीर में चूँकि यहाँ से जितने भी धोखे हुए थे, और आखिरी धोखा ये था कि आखिरी बार वहाँ पे जगमोहन को ज़बरदस्ती भेज के गवर्नर बनाया गया और वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, या वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट में जो है रिज़ाइन किया। जगमोहन बाय द वे यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में भी दिल्ली वगैरह के ही इज़ नोन एज द डेमोलिशन मैन, जो आज की डेट में हम बुलडोज़र और ये सब देखते हैं। 70s में 80s में जो ये पूरा निज़ाम कायम किया कि भाई बिल्कुल। क्लियरेंस के नाम पे, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो मुसलमान या फिर जो लोअर दबके के जो हिंदू लोग भी हैं, उनकी जो पूरी बस्तियों को तबाह करके फिर उसको ओवरटेक स्टेट के नाम पे कर लिया तो जाए। वही बुलडोज़र जगमोहन ने वहाँ पे आके चलाया, बंदूक की शक्ल में, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाई हैंडेडनेस की शक्ल में। सिविलियंस की किलिंग्स हुई, गाँव कदल में हुई, इसी बिजबिहारा में हुई, बहुत सारी किलिंग्स है। इसी तरह से जी। ईदगाह में हुई, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे सिविलियंस की किलिंग्स हुई और हम सिक्योरिटी लोग अब फोर्सेस के क्योंकि हाथ से। हिस्ट्री को देखते हैं तो इवन जब हम जगमोहन को, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ 1-2 एपिसोड किए यमुना और उसके ऊपर के हिंदुस्तान, यहाँ पे दिल्ली में किस तरह से वहाँ पे ये लोग बसाए गए, फिर उनको उखाड़ा गया जो बिल्कुल। गरीब तबकात आते थे। तो जगमोहन की भी शुरू से बीजेपी माइंडेड और आरएसएस माइंडेड आइडियोलॉजी थी। बिल्कुल वही जी, जी। आइडियोलॉजी वहाँ पे जी, इम्प्लीमेंट और हुई। बाद में उनको रिवॉर्ड भी किया गया इस चीज़ में। जी। बिल्कुल वही हुआ। लोगों को उठाया गया, मिसिंग्स, टॉर्चर्स, किलिंग्स, कस्टोडियल किलिंग्स वगैरह, यही सब लोग अभी भी गुमनाम कब्रों में गुमनाम लाशें हैं, बहुत सारे गायब है अपने घरों से, उनका कोई अता पता नहीं है। तो उसके बाद जो जिस चीज़ ने टेक ओवर किया, वो प्रो 370 आइडियोलॉजी नहीं थी, वो प्रो पाकिस्तान आइडियोलॉजी थी। उसके बाद जो स्ट्रीट पर जंग चल रही थी, वो आइडिया ऑफ इंडिया, या इंडिया और एंड दोज विद पाकिस्तान हु बिलीव्ड इन पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था।
ये कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद 370 का नहीं था। वो जो बंदूक लेके बंदूक चलाते थे और यहाँ से जो बंदूक लेके बंदूक चलाते थे सिक्योरिटी फोर्सेस या जिन्हें आप पत्थरबाज कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो 370 को बचाने के लिए न पत्थर चलाते थे, न गोली चलाते थे। वो उस एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में कि हमें इस मुल्क से निकलना है, हमें इस मुल्क के साथ रहना ही नहीं है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, आज़ादी हो, जो भी नाम दो। ये लड़ाई वो चल रही थी और उस आइडियोलॉजी के साथ अगर किसी ने मुकाबला किया कि नहीं, जो आप ये मुल्क से अलग होने की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान से जाने की बात कर रहे हैं, उससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन ये है। वो जम्मू कश्मीर के लोग थे, ये सेक्शन जो 370 में बिलीव करते थे, उस आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते थे, जिसके साथ हमने जिन हालात में भी जो बारगेन किया और जो हासिल किया, जिस इंडिया ने हमें वो प्रॉमिस दिया था कि वो बारगेनिंग जो हुई है, अब इन उसूलों पे हिंदुस्तान चलेगा। ये सेक्युलर रहेगा, प्लूरल रहेगा, हर किसी के इक्वल राइट्स होंगे, डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा, आपके अपने सब्जेक्ट्स पे आपको हक दिया जाएगा, आप अपना ज़मीन बचा लीजिए, कल्चर बचा लीजिए, ज़ुबान बचा लीजिए, रोज़गार बचा लीजिए, आप रियासत को अपने हिसाब से चलाइए, आपके हकूक़ होंगे। हम डिफेंस देखेंगे, फॉरेन अफेयर्स देखेंगे, हम कम्युनिकेशन देखेंगे। अब 50 साल 60 साल के बाद ना हिंदुस्तान सेक्युलर है, न प्लूरल ना इसका बिहेवियर है, न सेलिब्रेट करता है एक दूसरे को, न राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, एक घर पे बुलडोज़र इसलिए चलाया जाता है कि उसने इंक्रोचमेंट की है। उसी घर के सामने आप यूपी में देख लीजिए, दूसरा घर है, उसने भी वही इंक्रोचमेंट की होती है, चूँकि वो घर हिंदू का है, उस पे बुलडोज़र नहीं चलता है। एक जगह पे आप देख लीजिए, प्रोटेस्ट होता है, पथराव होता है उसमें, कटरा विष्णु देवी में आप देख लीजिए, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, घोड़े वालों ने किया, ड्राइवर्स ने किया कि यहाँ पे हम केबल लाइन बनने नहीं देंगे, केबल चेयर हम बनने नहीं देंगे, हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती थी वहाँ पे केबल चेयर बनाए, नीचे से टूरिस्ट यात्री आए, फिर चेयर में बैठ के उनको लिफ्ट किया जाए। तो घोड़े वालों ने, ड्राइवर्स ने, शॉपकीपर्स ने प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट आप अभी भी उठाइए, वीडियोज़ निकालिए, वायलेंट हुआ, नहीं होना चाहिए था, वायलेंट हुआ। और उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी छाती पे गोली चलाया जाए। गुस्सा आया, वायलेंस हुआ 2 मिनट का, उसको कंट्रोल किया गया, उस वायलेंस को कंट्रोल किया गया। गोली नहीं चलाई गई, चूँकि वो हिंदू थे, और अच्छा हुआ कि गोली नहीं चलाई गई, नहीं चलानी चाहिए थी। उसी तरह का प्रोटेस्ट या उससे कम इंटेंसिटी का प्रोटेस्ट संभल में हुआ, मस्जिद को बचाने के लिए, उससे कम इंटेंसिटी का प्रोटेस्ट संभल में हुआ, तो खुशी-खुशी से छाती पे 5 लोगों पे गोली चलाई गई। ट्रिगर हैप्पी है, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपका पुलिस ट्रिगर हैप्पी है। कोई शख्स सड़क पे नमाज़ पढ़ता है, गलत करता है, मेरी नज़र में सही नहीं है, और उसने नमाज़ ख़त्म की, उसे उठा के जेल में लिया, पुलिस स्टेशन लिया जा सकता था, उसको समझाया जा सकता था। मगर वो जो लात मारी गई नमाज़ पढ़ते-पढ़ते, वो कानून के लिए लात नहीं मारी गई। कोई कानून आपको नहीं कहता है कि लात मारो, वो कानून के लिए लात नहीं मारी गई। वो अक्सर चूँकि वो कावड़ और ये सारी हाँ, चीज़ें भी बिल्कुल। इतनी ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, उसमें हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी। चूँकि वो मुसलमान है और नमाज़ पढ़ रहा है, उस मुसलमान को लात मारना इस वक़्त जो हाकिम है, उनके मिज़ाज के हिसाब से, वो यही चाहते हैं। इस पे आपको हाकिम पकड़ेंगे नहीं, आपको सज़ा नहीं देंगे, आपको इनाम देंगे क्या कि तुमने मुसलमान को लात मारी। जहाँ पे आप मुल्ज़िम को उठा के चलिए, ठीक है, उसने रास्ते पे नमाज़ पढ़ी, नहीं पढ़नी चाहिए थी, उसकी नमाज़ ख़त्म हुई, आप हाथ पकड़ के उसे ले जाइए, उसकी काउंसलिंग कीजिए। मगर आपने लात मारी, कैमरा पे लात मारी, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। बुलडोज़र चलाया जाता है, मुसलमान है। गोली चलाया जाता है, क्यों? चूँकि मुसलमान है। लात मारी जाती है, क्योंकि मुसलमान है। लिंचिंग की जाती है, चूँकि मुसलमान है। हुकूक छीने जाते हैं, क्योंकि मुसलमान है। जिन बुनियाद पे हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था, जो वादे हमें मिले थे, ये तो वो हिंदुस्तान है ही नहीं। अगर आपको हिंदू पाकिस्तान बनना था, तो 1947 में हमें यही कहना था, जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम। मुझे नहीं पता यहाँ के बाहर बाकी जगहों के लोग किस तरह के फ़ैसले लेते, यूपी के मुसलमान किस तरह के फ़ैसले लेते, बिहार के मुसलमान किस तरह के फ़ैसले लेते, उनके बदले मैं नहीं कह सकता हूँ। कम से कम यकीनन जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ये कहूँगा, अगर आपको हिंदू पाकिस्तान बनना था, तो 1947 में हमें यही कहते, तो हम कुछ और फ़ैसला लेते, हम अपने लिए कोई और फ़ैसला लेते। आपने एक झूठ कहा कि हम
उसूलों पे मबनी मुल्क बनना चाहते हैं जहाँ पे हर एक के लिए हुकूक बराबर होंगे, हर मज़हब के लिए इज़्ज़त होगी, आज़ादी होगी, ये सेक्युलर होगा, यहाँ पे हुकूक होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए 370 होगा, जम्मू कश्मीर के लिए उनके राइट्स होंगे, वो अपने आप को बचा सकते हैं। आज बट ये क्या 2014 के बाद का हिंदुस्तान है या उससे पहले के हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि 2000 2014 के बाद ये ज़बरदस्ती करना शुरू किया इन्होंने, हुकूमत के ज़रिए इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए करना शुरू किया तो है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बिल्कुल, विद इन अ नेशन स्टेट कॉल्ड इंडिया, बिल्कुल, बिल्कुल, वो इस तरह का जो मेथड है बिल्कुल, जिसमें मुसलमानों को नफरत करना उनकी पॉलिटिकल गेन्स उनकी कल्चरल गेन्स का हिस्सा है। बिल्कुल। आपका इशारा उनकी तरफ है कि भाई वो आज की डेट में किस आज तरह के हाकिम वही है। वही हैं जी। अब ये चैलेंज है उन अच्छा, एक उस सवाल हिंदुस आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि क्योंकि ये हिस्ट्री आप बयान कर रहे हैं वो पोस्ट 47 की है और जब आपने होश संभाला होगा तब तक ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी, उसके बावजूद आपके पास भी एक डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस होंगे पॉलिटिक्स को समझने के, उससे एंगेज करने के। बट उसके बावजूद आपने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चुना जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एक ज़माने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती थी आज़ादी से पहले, और उसका नेम चेंज शेख अब्दुल्ला ने, नेहरू हों चाहे उनके, वो हिस्ट्री आप बेहतर जानते हैं कि उनके मशवरे से कि हाँ समझा कि जिस तरह का पैक्ट अब होने जा रहा है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेहतर, जिसे कहते हैं नोमेनक्लेचर है, नाम है जो लोगों के सामने रखा जा सकता है। तो आप उसको एक कॉन्शियसली एज ए मेथड, एज ए स्ट्रेटजी ऑफ अपनी बात रखने के लिए चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक तरीके से ये लगता है कि ये रास्ता अभी भी पॉसिबल है। इसमें मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा कि आप क्यों एनसी को, आपकी हो सकता है उसमें एक फैमिली हिस्ट्री जो भी है, मतलब, लेकिन आप अभी भी उस मेथडोलॉजी को, आप अभी भी जो एक लोकसभा में चुन के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आते हैं, तो वो आप मुझे अपनी जर्नी बताइए। हकीकत ये है कि फैमिली की वजह से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ। मेरे वालिद साहब कांग्रेस में थे, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया। मैंने शुरुआत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से की। दूसरी बात, जब मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में, हमारे इस मुल्क में कोई तंज़ीम मज़हब के बुनियाद पे ना चले और ख़ास मज़हब के लिए ना हो, तो ये मेरे लिए उसूल होना चाहिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ चूँकि हिंदू अक्सरियत है, तो तंज़ीमें हिंदू तंज़ीमें नहीं होनी चाहिए, उनका नेचर हिंदू नहीं होना चाहिए। और कश्मीर में जाके ये कहूँ चूँकि वहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। तो मैं हिपोक्रेट हूँ। ये सवाल कश्मीर में आपसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। जी, आप एक बिल्कुल। ऐसे ख़ानदान से आते बिल्कुल, हैं जहाँ पे इस्लाम और आपकी बिल्कुल। खुद की ज़िंदगी में जो इस्लाम का जो तसव्वुरात है हुँ, और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके असरात हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद आप इस तरह का एक जो बिल्कुल, निज़ाम है या इस तरह का बिल्कुल, जो मेथड है उसको अडॉप्ट कर बिल्कुल, रहे हैं। तो बिल्कुल। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझना चाहूँगा। इसमें मेरी ये सारी अंडरस्टैंडिंग है, उस बुनियाद पे अंडरस्टैंडिंग है जो आपने कहा, रिलिजियस अंडरस्टैंडिंग है। हुँ। उस बुनियाद पे कहता हूँ, आई कैन गिव मल्टीपल रीज़न्स क क्यों मैं इस्लाम की तालीमात की बुनियाद पे ही इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। अब उससे ये डिबेट दूसरे रास्ते पे चला जाएगा और लंबा हो जाएगा, उस पे हम फिर कभी पॉडकास्ट करना चाहेंगे। तो उसूल ये होना चाहिए, अगर हिंदू तंज़ीम सही नहीं है, मुल्क के लिए मसावी तंज़ीम होनी चाहिए, हर एक के लिए एक ओपन टू ऑल। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी उसूल वही होना चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी है, चूँकि ये हिंदू अक्सरियत मुल्क है, इसलिए यहाँ की तंज़ीम हिंदू तंज़ीम बन जाती है, मुझे पसंद नहीं है। कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत रियासत है, वहाँ की तंज़ीम मुसलमान तंज़ीम ही होनी चाहिए, वहाँ के अक़लियत का हमें उनकी ख्वाहिशात का हमें ख़्याल नहीं रखना है। तो ये हिपोक्रेसी है ना। उसूल यही होना चाहिए। अगर मैं आरएसएस के ख़िलाफ़ हूँ, अगर मैं हिंदुत्व के ख़िलाफ़ हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर एक मज़हब हो, हर एक मज़हब सेलिब्रेट हो, अपने हिसाब से हर कोई अपने मज़हब पे एतिक़ाद रखे, ईमान रखे, कोई दूसरे को अपने मज़हब पे चलने पे मजबूर ना करे, मगर सियासी उमूर, मुदीरियत के उमूर, रियासती उमूर हर किसी के लिए एक होने चाहिए। उसमें कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। एथिक्स हो, आइडेंटिटी ना हो। तो यही बात जो है सादिक होती है, फिर लागू होती है फिर जम्मू कश्मीर के पे भी। तो अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है, तो मैं फिर से एक बात
यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, आई वुड वांट टू ऐड टू द थिंग्स दैट आई काउंटेड बिफोर, कि हमने कई चीज़ों में हम पायनियर्स थे, तो इस बात में भी हम पायनियर्स हैं। उम, हमने 1930 की दहाई में ये बात समझी कि कोई एक ख़ास आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ये हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। इसीलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस बना। तो 1930 की दहाइयों में हम उतने इवॉल्व हो चुके थे जितना अभी हिंदुस्तान शायद रिवर्स, इनका एवोल्यूशन रिवर्स हो चुका है। 2024 में भी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है। एक आपकी जो जर्नी है उससे एक और इंटरेस्टिंग जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आप 3 टाइम सिटिंग एमएलए रहे हैं। आप 3 टाइम एमएलए रहे हैं कश्मीर में। आप उसके बाद आपने एब्रोगेशन भी देखा और बिल्कुल जिसे कहते हैं डिसफंक्शनल, जहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस को बेसिकली सब्जुगेट कर दिया गया है, कोई अपोजिशन नहीं है। और उसके बाद अब फिर से इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद एक गवर्नमेंट बनती है। आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हैं, आप यहाँ पे हैं लोकसभा में। तो एक तरीके से 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं जो आप देख रहे हैं, जिसके आप ऑब्जर्वर हैं, जिसकी आप प्रैक्टिशनर भी हैं। तो पहले एज एन एमएलए जब 370 था, तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? और उसके बाद की जो कंडीशंस उभरती चले गई, तो आपने क्या देखा और आपको क्या उसमें ऐसा लगता है कि चेंजेस आने की ज़रूरत? 2002 से लेके 2012-13 तक आप ये कह सकते थे कि मैं काम भी कर रहा था, आई वाज़ लर्निंग एज़ वेल। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मैं इवॉल्व भी हो रहा था। सीखने भी लगा था, समझ भी रहा था चीज़ों को। व्हेन आई आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली व्हेन डिड आई कम इनटू बीइंग, जो मैं जहाँ पे मैं हूँ इस वक़्त, और अल्लाह करे कि मैं और ज़्यादा इवॉल्व हूँ, यहाँ पे ना रुकूँ, इससे और ज़्यादा बेहतर समझ आए। व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ पॉलिटिकली एंड व्हेन आई फिर और ज़्यादा फिर मैंने एक्सप्रेस करना शुरू किया, दैट्स 2014, 2014 से व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ, ये वो जो अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, फंक्शनिंग की अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, एस्पिरेशंस की अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, गैप्स की अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। सो आई मैं आपके सवाल के जवाब में इस तरह एक सेंटेंस में जवाब दूँगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्री 2019 जम्मू कश्मीर जो था, असेंबली जिसमें मैंने काम किया है, जिसे शैलो कहा जाता है, अभी भी इतनी ताकतवर असेंबली थी। काश जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हम सब ने उसकी कदर की होती, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने या जनरल लोगों ने भी, और ये समझा होता। इतनी पावरफुल थी कि जब भी कोई चले, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे वो सही नहीं थे, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मानता हूँ 100% आपका ही गलत था, मगर अभी भी उस असेंबली में इतना पोटेंशियल था कि आप किसी सही इंसान को बिठा के वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए आप यू कुड डू वंडर्स, आपके इख्तियार में था। ठीक है, हम मान लेते हैं ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वहाँ पे सही लोग बैठे नहीं थे, उन्होंने तबाही की, मगर उस असेंबली में पोटेंशियल था कि आपके चाहने की वजह से, आपके फैसले से कभी ना कभी वहाँ पे कोई सही इंसान बैठता, और उस असेंबली के ज़रिए उस सही इंसान के हाथ में वो इख्तियार थे कि ही और शी कुड डू वंडर्स फॉर द स्टेट, और अपने लोगों के लिए वो इख्तियार थे। 2019 के बाद वो इख्तियार है ही नहीं है, वो असेंबली, वो पोटेंशियल, वो राइट्स है ही नहीं है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इस एनालॉजी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी करूँगा, दोहराऊँगा। 2019 से पहले और 2019 के बाद क्या फ़र्क है? 2019 से पहले फ़र्क ये है कि ये दरवाज़ा था। अब दरवाज़े पे निगहबान आप कहते हैं कि अभी तक जो निगहबान था, वो सही नहीं था। हुँ। मैं मानता हूँ 2019 तक ठीक है, आर्गुमेंट नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मानता हूँ। एक एक ज़िम्मेदारी दरवाज़े के साथ-साथ एक इदारा है, जिस पोज़ीशन की ज़िम्मेदारी है, इस दरवाज़े की ये करना, देख-रेख करना कि कोई अनचाही चीज़ अंदर ना आए, वही चीज़ अंदर आए जो मैं चाहता हूँ, और कोई अनचाही चीज़ बाहर ना जाए जो मैं चाहता हूँ। 2019 से पहले और 2019 के बाद, 2019 से पहले
आपकी रियासत के बाहर वो दरवाज़ा लगा था। ठीक है, आप हम कहते हैं कि दरवाज़े पे रखे गए लोग जो थे वो सही नहीं थे, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, उनके ज़रिए वो हुआ, उनके ज़रिए ये ज़्यादती हुई, बददियानती हुई, मैं मानता हूँ। मगर चूँकि वो दरवाज़ा था, आप कभी न कभी एक फ़ैसला कर सकते थे, किसी एक शख़्स को वहाँ पे बिठा सकते थे। वो उस दरवाज़े के ज़रिए गलत चीज़ कभी आने नहीं देता। 2019 के बाद फ़र्क ये है कि अब वो दरवाज़ा है ही नहीं। अब चाहे वहाँ पे आप सही शख़्स को बिठाएँ या गलत शख़्स को बिठाएँ, उसके हाथ में वो इख्तियार ही नहीं है कि आपका दिफ़ा कर सके, आपके हुकूक का दिफ़ा कर सके, आपके लिए कुछ कर सके। आपने बहुत जगहों पे जब अपने एक्सपीरियंस को बयान किया, जब 370 एब्रोगेट हो रहा था, हट रहा था, तो आपने ये बताया कि आपका जो लिव्ड एक्सपीरियंस था, या जो आपकी कैफियत थी एज अ कश्मीरी, और जो आप देख रहे थे कि लोग उसको किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ से स्पेशली जो हिंदुत्ववादी माइंडसेट के लोग थे, वो इट गेव यू अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। तो उसको आप थोड़ा सा अगर बयान करें। मैंने ये पार्लियामेंट में भी कहा है, यहाँ पे भी दोहराऊँगा। वो मैंने सुना था, स्कूल में पढ़ा था या कहीं पे सुना था, वो द्रौपदी वाला किस्सा सुना था कि द्रौपदी की बेइज़्ज़ती की जा रही है। वस्त्रहरण शायद वो हिंदी में कहते हैं इसे। और वो कौरव शायद वहाँ पे जी बैठ जी के जी, हँस रहे पांडव थे, और जी। हँस रहे थे। तो ये सुना था मैंने। और आप यकीन मानिए कि अ, इस एनालॉजी में बात कर रहा हूँ ताकि समझ में आए जिस मज़हब के नाम पे हमारे साथ वो सब किया गया। 2019 का वो हादसा मेरे लिए वही सब कुछ था। कश्मीर द्रौपदी थी और उसकी इज़्ज़त तार-तार की जा रही थी। और ये सारा इकोसिस्टम, मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत में जो ये आइडियोलॉजी है, राइट विंग आइडियोलॉजी है, और इनका इकोसिस्टम, मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, जो ये सारा कंप्रोमाइज़ हो चुका है। इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, अमित शाह का आप उस दिन का तरीका देख लीजिए, कैसे हँस रहा था वो, कैसे पीछे वो सारे एमपीज़ बैठ के हँस रहे थे। और जम्मू कश्मीर के लोगों से आप जाके उसी वक़्त काश किसी ने पूछा होता आपका हाल क्या है? आपको वो द्रौपदी वाला और वो कौरवों वाला वो सीन आपको सामने आ जाता। कश्मीर का हाल वैसा ही था उस वक़्त, और मैंने वही महसूस किया। बल्कि आपने ये भी इशारा किया कि भाई पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो हुँ, एक हक था कि इतना बड़ा फैसला हो रहा है, कम हुँ। से कम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जो पार्लियामेंट्री असेंबली है उसका एक, जिसे कहते हैं एक, उसकी भी एक तरीके से डिग्निटी का लॉस है कि इतना बड़ा फैसला विदाउट। सेक्शन 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 370 का सेक्शन 3 ही कहता है कि अगर आपको ये एब्रोगेट करना है या कोई चेंजेस इसमें करने हैं, दैट शुड हैपन विद द कंकरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो विदाउट द कंकरेंस न सिर्फ पार्लियामेंट में डिबेट, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए। और फिर कंसेंट नहीं या ओपिनियन नहीं, उस डिबेट के बाद उनसे कंकरेंस लेनी है। यानी अगर वो कंकरेंस ना दे, उनसे ओपिनियन आप ले, फिर आप वो ओपिनियन माने ना माने, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ओपिनियन मान भी नहीं सकते। बट द वर्ड यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंकरेंस। अगर जम्मू कश्मीर के लोग कंकरेंस नहीं देते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो डिबेट न सिर्फ यहाँ पे बल्कि जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डिबेट के बाद उनसे कंकरेंस आनी चाहिए थी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नर नहीं। उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। उसके बाद उस डिबेट के बाद इस पे कोई फ़ैसला होना चाहिए, वोट होना चाहिए। ना जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा गया, ना उनसे डिबेट करवाया गया, ना उनसे ये पूछा गया कि क्या तुम्हारी नज़रों में, आपकी नज़रों में 370 सही है या गलत है? इसके क्या फ़ायदे हैं आपकी नज़रों में? ना उन्हें बताया गया कि आप इसके क्या नुकसान है हमारी नज़रों में। कोई डिबेट नहीं हुआ, किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। फैसला उनकी ज़िंदगी का था। फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का, और वो भी जो कि एक व्हिच वाज़ अ सोवरेन प्रॉमिस, व्हिच वाज़ अ सोवरेन अरेंजमेंट, व्हिच वाज़ अ सोवरेन डील, 2 सोवरेनिटीज़ के बीच में। आप उस सोसाइटी, उस पॉपुलेशन की आइडेंटिटी, डिग्निटी, राइट्स सब छीन रहे हैं, और वो सारी वजूहात छीन रहे हैं जिस वजह पे उन्होंने एक्सेशन किया था। तब आपने उनके साथ, उनसे उनकी कंकरेंस ली, जब उनके साथ डील करनी थी, उनको अपना हिस्सा बनाना था, जब देना था। जब छीना,
उनके साथ कोई ना डील ना कोई कनकरेंस ली उनसे। तो न सिर्फ पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ, बल्कि अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इमोरल तरीके से ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना गया। एंड जो कि इस मुल्क की जमहूरियत पे एक काला धब्बा है, जिस जब मुड़ के इसकी तरफ, जब ये मुल्क वापस होश संभालेगा, और इंशाल्लाह संभालेगा, हर एक मुल्क इस रास्ते पे चला, बहुत सारे मुल्क इस जुनून के रास्ते पे चले हैं और फिर पशेमान होके वापस आए हैं। ये मुल्क भी इस रास्ते पे बदकिस्मती से लिया जा रहा है, और हम एक दिन पशेमान होके सही रास्ते पे वापस आएंगे, और जब मुड़ के देखेगा जम्मू कश्मीर की तरफ और इन फैसलों की तरफ और इस इमोरलिटी की तरफ, ये पशेमान ही होगा। अच्छा, ये नैरेटिव जो है एब्रोगेशन का, वो ऐसा नहीं है कि वो 2019 में शुरू होता है और उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो जाता है। नैरेटिव की भी अपने आप एक बहुत लंबी तारीख है, और 2014 के बाद जब हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस की जो रजीम है जिसे कह सकते हैं वो आती है, तो वो नैरेटिव मेन स्ट्रीम हो जाता है, और कोट अनकोट टेररिज्म वहाँ से चला जाएगा, मिलिटेंसी वहाँ से चले जाएगी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, टूरिज़्म बेहतर हो जाएगा, लोगों के हालात बेहतर होंगे। ये सारी जो कंडीशनैलिटीज़ और जो पूरा का पूरा एक तस्वीर लोगों के सामने रखी गई कि भाई दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कश्मीरी सोसाइटी इटसेल्फ। बट इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन हाउ मेनी ईयर्स, मोर देन 4-5 ईयर्स, कि भाई जब से ये एब्रोगेशन हुआ है, और अब आप क्योंकि वहाँ पे रहते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ता हूँ, उसके मुख्तलिफ सारी चीज़ें हमें एक देखने को मिलती इंडिकेटर हैं। दे देता हूँ, बाकी इंडिकेटर्स पे आप खुद रिसर्च कीजिएगा, आप अपने नाजरीन को बता दीजिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ महीने पहले तक जम्मू कश्मीर वाज सेकंड मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट, कुछ महीने पहले तक आफ्टर द एब्रोगेशन, और पहली बार जम्मू कश्मीर मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट बन चुकी है। सब अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, एंड दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर एक इंडिकेटर पे, हर एक इंडिकेटर पे वी वर बेटर देन मोस्ट ऑफ द नॉन कॉस्मोपॉलिटन स्टेट्स और सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो भी इंडिकेटर, हेल्थ का, जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का, सोशल केयर का इंडिकेटर्स आप उठा के देख लीजिए, वी वो बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बिहार, यूपी तो हमारे साथ मुकाबला कर ही नहीं सकता, करने का सोच ही नहीं सकता था। गुजरात के साथ अगर आप कंपेयर करें, हम बहुत सारे इंडिकेटर्स पे आगे थे। हरियाणा जैसी खुशहाल रियासत, हम इंडिकेटर्स पे बहुत बहुत आगे थे। अब मैं इस डिबेट को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं इस पे एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बात भी मानता चलूँ कि मैं इकोनॉमिक्स पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं चाहूँगा एक्सपर्ट्स के साथ ही इस पे कभी डिबेट हो, डिस्कशन हो, प्रॉपर इंडिकेटर्स पे। और सबसे बड़ा इंडिकेटर, अगर 370 रुकावट थी तरक्की और खुशहाली और रोज़गार की, तो 370 के हटने के बाद आज 5 साल के बाद अनएम्प्लॉयमेंट सबसे नीचे होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कश्मीर में। फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट तो अरबों का होना चाहिए। मगर बात बरक्स है, सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो बताता है कि वहाँ पे क्या तरक्की हुई है या नहीं, और बताता है कि कौन चीज़ रुकावट थी और कौन चीज़ रुकावट नहीं थी, ये है कि आज जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक सबसे बड़ा जो रिफॉर्म जिसे कह सकते हैं शेख अब्दुल्ला का, वो बिल्कुल, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो रहा है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रहा है। मतलब बिल्कुल, वो उस लेवल का रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो इन यहाँ ये जिसे कह सकते हैं इंडिया के इलाकों में भी कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल, इवन नेहरू एज अ रेड सीन एज अ रेडिकल सोशलिस्ट, बिल्कुल, मगर वो नहीं भी देखा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और उसकी वजह से जो एक इक्वलिटी हुँ, बर्पा हुई वहाँ पे, लोग के पास हिस्सा था ज़मीन का, उनकी अपनी खेती थी, उनका सेल्फ वो दुनिया था। में कहीं नहीं देखा जी। गया था। यहाँ की तो बात ही नहीं है। वो सब इ जिसे कहते हैं एक तरीके से, हुँ, वो जो इंडिपेंडेंस था, हुँ, बहुत लोग लिखते हैं कि वो पूरा पिछले 4 साल में उसको रिवर्स किया गया। रिवर्स किया गया। टूरिज़्म भी बहुत कंट्रोल्ड है। मैं 1 साल पहले एक शादी अटेंड करने वहाँ पे गया, एक जानने वाले थे उधर जामिया के, क्योंकि जामिया में भी आते हैं बच्चे, और तो घूम भी लिए हम लोग खुद अपनी शादी के बाद हनीमून वगैरह के लिए वहाँ गए। तो अक्सर लोगों का कहना था कि जो टूरिज़्म की अपने आप इंडस्ट्री है, हुँ। वो कितनी ज़्यादा कंट्रोल्ड है। मैं एक बात शायद मेरी बात गलत हो, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं गलत बात कहना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मेरी गलत बात को गलत साबित करने के लिए आप या आपकी फ्रेटर्निटी वहाँ पे जाके एक थोड़ा सा
रिसर्च करे, पता करे। ये जो चल रहा है इस वक़्त, जिसे ये टूरिज़्म कहते हैं, ये टूरिज़्म नहीं है मेरी नज़र में, शायद मैं गलत बात कह रहा हूँ, मुझे सही कर कीजिएगा। मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, बाय पर्पज़ एंड बाय डिज़ाइन। हुँ। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल वहाँ पे लाए जाते हैं, ऑन पर्पज़ लाए जाते हैं, बाय डिज़ाइन लाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए लाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है वहाँ पे। एक कल्चरल इन्वेजन वहाँ पे इस वक़्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, माहौल को ख़राब करने के लिए। एक पर्पज़ बाय डिज़ाइन एक प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे। अल्कोहल और अल्कोहल अब्यूज़ेज़ जम्मू कश्मीर में इट वाज़ अनहर्ड ऑफ। अल्कोहल कंज़प्शन शायद टूरिस्ट आते थे कुछ ख़ास जगहों पे, 2-4 होटल्स पे या 2-4 सेंटर्स पे, उनके लिए उनके कंज़प्शन के लिए शायद अवेलेबल होता था। उस हद तक सुना था, या कहीं-कहीं पे शायद अल्कोहल कंज़प्शन होता हो मिलिट्री कैंप्स के आस-पास। सो जम्मू कश्मीर के लोग दे ऑलवेज़ रिस्पेक्टेड द चॉइस ऑफ अदर्स। बाहर से कोई आता है तो एज़ अ टूरिस्ट आता है, वो उस फ़ेथ का नहीं है जिस फ़ेथ के हम हैं। ही हैज़ हिज़ ओन चॉइसेस। उसके फ़ेथ में शायद अल्कोहल कंज़प्शन हराम नहीं है। तो एक कन्फाइंड एरिया था उसके लिए, कन्फाइंड अरेंजमेंट्स थे उनके लिए। वो अपने हिसाब से जो वो चाहते थे कंज़्यूम करते थे। इसी तरह का अप्रोच उधर की तरफ से भी था, उस साइड की तरफ से भी था। उनके लिए वो कंज़प्शन शायद सही था, बट दे वुड अंडरस्टैंड बाहर की ये जो सोसाइटी है, बाहर का ये जो कल्चर है जहाँ हम इस वक़्त आए हैं, इस कल्चर में, इस सोसाइटी में शायद अल्कोहल कंज़प्शन सही नहीं है। तो ओपन अल्कोहल कंज़प्शन, हालाँकि हिंदू भी अगर आता, बाहर कभी होता नहीं था, कन्फाइंड एरियाज़ में होता था जम्मू कश्मीर में। अब आप देखिए जो ये मैं कल्चरल इन्वेजन की बात कर रहा था, न सिर्फ़ अल्कोहल कंज़प्शन होता है, बाय पर्पज़ ओपन अल्कोहल कंज़प्शन होता है। कुछ एरियाज़ का मैं नाम दूँगा, होता बहुत सारी जगहों पे है, बट दीज़ आर हॉट स्पॉट्स, जिससे आपको पता चलेगा। डल गेट, डल का वो एरिया, डल जी, लेक का जी। एरिया, बुलेवार्ड रोड एक मशहूर रोड है जी, वहाँ मैं पे। वहाँ गया हूँ। जी। वहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ निक्कर्स में, शॉर्ट्स में और बिरहना होके लोग आते हैं, अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं। इस हद तक कंज़्यूम करते हैं कि फिर अल्कोहल कंज़प्शन के रिलेटेड जो अल्कोहल अब्यूज़ेज़ होते हैं, हुँ। वो आपने देखा, इस समर में आपने देखा होगा, रिपोर्ट्स आपने पढ़े होंगे, उसके केसेस बहुत सारे सामने आए। रोड्स पे कंज़्यूम होता है, शिकाराओं में कंज़्यूम होता है, रेस्टोरेंट्स पे बाहर ला के कंज़्यूम किया जाता है। पहलगाम में बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ लिए गए बाय पर्पज़, ऑन पर्पज़, ओपन अल्कोहल दीज़ आर कंज़प्शन। टूरिस्ट्स। दीज़ आर टूरिस्ट, और फिर अल्कोहल रिलेटेड अब्यूज़ेज़ हुँ। शुरू होते हैं वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो शायद अभी इस माहौल में लोग सुनने वाले, इस तरफ के लोग सुनने वाले जो है, वो शायद समझ ना सके। जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, समझ सकेंगे कि किस-किस तरह के अपैरेंट आप में वो चेंजेस लगते हैं, चाहे वो पहनावे के हिसाब से लगे, कंज़प्शन के हिसाब से लगे, बिहेवियर के हिसाब से लगे। एक पर्टिकुलर एक मेस को वहाँ पे लाया जाता है, बिहेवियर को लाया जाता है, द बिहेवियर व्हिच इज़ कंसिडर्ड मेसी, हुँ। इवन इन, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एक सही सोच रखने वाला शख्स उन जगहों में भी उस बिहेवियर को जी। एप्रिशिएट नहीं करता, उस जी। अपीयरेंस को क्यों एप्रिशिएट नहीं क्योंकि मैं करता। तो इधर यूपी में पला बड़ा हूँ और मेरे 80% दोस्त 70% दोस्त हिंदू रहे हैं। हुँ, तो वहाँ इवन दो कल्चरली लोग शराब पीते भी रहे लेकिन उसको बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। बिल्कुल, वो बिल्कुल, ऐसा नहीं था कि वो मॉरल गुड था, बिल्कुल, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो वो जो वहाँ पे जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे वो मिसक्रिएंट्स को एक तरीके से लाया जा रहा है। लाया जा रहा है जी, और वो सारे काम करवाए जी। जा रहे हैं, ऑन ताकि वो पर्पज़ क्लैश करवाए हो, जा ताकि हुँ। वो क्लैश ऑफ अच्छा, आइडेंटिटी हो। बिल्कुल। एक और रिपोर्ट आप उठा के ले लीजिए, रिपोर्ट्स लिखा उठा के ले लीजिए, आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में ड्रग अब्यूज़ जी, मैं उस पे पूछना चाह रहा था। बहुत ज़्यादा बढ़ जी, चुका जी। है तो ना जम्मू सिर्फ़ ये कश्मीर कि में। टूरिस्ट बल्कि ये भी तैयारी की गई किस तरह से यहाँ का जो नौजवान तबका है, उसको किस तरह से कमज़ोर नहीं, नाबूद किया जाए। नाबूद किया जाए। ये हमेशा रहा है कल्चरल इन्वेजन्स का या पावर इन्वेजन्स का या टेक ओवर का, इसकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा रहा है, और हुँ, पंजाब उसकी बहुत बड़ी मिसाल है हमारे अपने मुल्क में। हुँ, हुँ। कि जब आप
किसी सोसाइटी पे हमला करना चाहते हो, उसको टेक ओवर करना चाहते हो किसी भी लिहाज से, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर कश्मीर को, कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी को टेक ओवर करना चाहती है। उस पे एक ऑनस्लॉट है। उस इस तरह के इन्वेजन्स का एक अहम हिस्सा होता है उस नस्ल को कमज़ोर किया जाए, नाबूद किया जाए, और वो नाबूद करने के लिए ड्रग अब्यूज़ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये पंजाब में हमने देखा है और ये कश्मीर में हम होते हुए देख रहे हैं, और ये बाई पर्पज़ होता है। मैंने पहले इलेक्शंस में भी ये कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव रियासत में जहाँ पे लेयर्स ऑफ सर्वेलेंसेस है, लेयर्स ऑफ सर्वेलेंस, वहाँ पे सिर्फ पुलिस काम नहीं करती है। पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के जितना भी ग्रिड है, आर्मी तक, आईबी से लेके रॉ तक, सीआईडी तक, मिलिट्री इंटेलिजेंस तक, हर कोई सिक्योरिटी ग्रिड का हर एक एलिमेंट काम करता है। हर एक एलिमेंट के अपने लेयर्स है, चेक्स है, सर्वेलेंसेस है। कोई भी चीज़ विदाउट चेक वहाँ पे जा नहीं सकती है। आई कैन वाउच ऑन दैट। उस रियासत में ड्रग इतनी आसानी से कैसे जाता है? और मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जब लोगों ने मोहल्ले में किसी को ड्रग लेते हुए देखा या ड्रग ड्रग अब्यूज़ में मुलव्वस पाया, उसको अगर डांटा, उसको अगर रोका, पुलिस स्टेशन से कॉल आया उनको कि हाउ डेयर यू, तुमने इसको सताया कैसे? अच्छा। मैं गवाह अभी भी उठा के ला सकता हूँ। सो दिस इज़ नॉट ओनली बीइंग अलाउड, दिस इज़ बीइंग फैसिलिटेटेड ऑन पर्पस। इसके अलावा इवन जो जर्नलिज्म है या फिर जो स्टेट के हुदूद में डिसेंट है कि अपनी बात को प्रोटेस्ट और उसके थ्रू रखना, हालांकि वो यहाँ पे भी देखा गया लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। बहुत सारे लोग हैं जो उठवा लिए गए, जेल में डाले गए। तो वो अभी के जो इलेक्शंस हुए हैं, क्या कुछ माहौल में डिफरेंस है? हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट अभी भी बंद है, जी। यूएपीए में बंद है, पीएसए में बंद है। हमारे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे बहुत बड़ा नाम उसमें खुरम है, वो अभी भी बंद है। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट छोड़े गए बट उनके पासपोर्ट अभी भी बंद हैं, उनको काम करने का हक नहीं है, इंटिमिडेट किए गए हैं, उनके घरों पे छापा मार के उनके बच्चों को सताया गया, डराया गया, उनकी फैमिलीज़ को डराया गया, लैपटॉप छीने गए, फैमिलीज़ के फ़ोन छीने गए। बहुत सारे लोग हमारे अभी भी जेलों में 7-7, 6-6 सालों से बंद है, 5-5 सालों से बंद है, और मज़ाक है कि उन पे अभी केस भी नहीं चला है, विदाउट ट्रायल्स बंद है। हमारे बहुत सारे मीडिया हाउस, लोकल मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर्स जो 2019 तक किसी भी हद तक जा सकते थे डिसेंट में, हालांकि मुल्क के ख़िलाफ़ भी जाते थे, जिन्हें सेपरेटिस्ट कहा जाता था, उनके फ्रंट पेजेस प्रो सेपरेटिस्ट होते थे। ठीक है, आज उन न्यूज़पेपर्स को आप देखिए, वो एलजीज़ ऑफिस, मेरी नज़र में वाइस रॉयज़ ऑफिस या होम मिनिस्ट्री के माउथ पीस बन चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माउथ पीस बन चुके हैं। तो जब अभी पूरा का पूरा इलेक्शन सीज़न अभी गुजरा है और आपकी पार्टी चुनकर आई है और आपके ही जो सदर हैं वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं, बट जब ये इलेक्शन सीज़न चल रहा था और कैंपेनिंग देखी जा रही थी तो ज़्यादातर जो कैंपेन की जो स्ट्रैटेजी थी आपकी पार्टी की वो एंटी बीजेपी थी। और एक सवाल जहन में उठता है कि जिस पार्टी का एक लंबी तारीख हो कश्मीर की सियासत में, क्या उसके पास सिर्फ और सिर्फ एंटी बीजेपी ही एलिमेंट है सामने रखने के लिए, या उसकी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या इतनी इम्पोर्टेंट है या नहीं थी कि उसको भी सामने रखा जाता एज अ गुडविल? 370 ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को एक पर्सपेक्टिव दिया, एक स्पेस दी, और एक अपॉर्चुनिटी दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को लोग समझे व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। बीजेपी के ऑनस्लॉट ने जिस चीज़ पे ऑनस्लॉट किया, हमला किया, जो छीना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी थी, जो उस आइडियोलॉजी की वजह से जम्मू कश्मीर को मिला था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जो ये ऑनस्लॉट हमें दिख रहा है, इसको बचाने के लिए जो अरेंजमेंट्स थे, गारंटीज थी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड्स फॉर दैट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कि अपनी आइडियोलॉजी को कंटेक्सचुअलाइज कराएं, एक कंटेक्स्ट मिला था
लोगों को समझाए कि दिस इज़ व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस गेव दिस स्टेट, दिस इज़ व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूड फॉर। बीजेपी के ऑनस्लॉट के खिलाफ कैंपेन करना ठीक है, ज़रूरत थी, मगर उसमें एक ऑटोमेटिक या बाय एक्सीडेंट एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिससे लोग अब समझ रहे थे कि रियासत ने खोया क्या और रियासत को मिला क्या, तो मिला आपको ये क्या था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है? मुझे लगता है कि वो मिस्ड ऑल्दो बीइंग अपॉर्चुनिटी। अ एनसी पर्सन, आप एक इंटरनल क्रिटिक के तरह से ये बात सामने रख रहे हैं। वी वेंट टू द लेवल, और उस वक्त सिचुएशन की डिमांड ये थी कि बीजेपी के इस पॉलिसीज़ के खिलाफ हम उठे, 10 उनके बात वो डिज़ाइंस के बोले तो खिलाफ। 10 ये भी बोली जा सकती हाँ, थी। 10 उनके डिज़ाइंस के खिलाफ उठे, और वी शुड हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि दिस इज़ व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड्स फॉर। उसके लिए व्हाई डिड वी मिस द अपॉर्चुनिटी, और प्रॉब्लम क्या है? We never, as an individual, I always wanted and strived for this, but शायद किसी लेवल पे मैं फेल हुआ। we we should have turned this into a movement। एक इलेक्टोरल कैंपेन में हमें इसे चेंज नहीं करना चाहिए था, एक इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए था। बिफोर इलेक्शंस एंड आफ्टर इलेक्शंस वी शुड हैव टर्न दिस इनटू अ मूवमेंट, जो अपॉर्चुनिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोई। ना इलेक्शन से पहले हम ये मूवमेंट बना सके, ना इलेक्शंस के दौरान हम इसे मूवमेंट में तब्दील कर सके, हालांकि मैंने ज़ाती तौर बहुत ज़्यादा कोशिश की। ना इलेक्शंस के दौरान हम इसको मूवमेंट में तब्दील कर पाए, ना इलेक्शंस के बाद अभी भी हम इन 1-2 महीनों में हम इसे एज अ मूवमेंट देख पा रहे हैं, क्या चला पा रहे हैं। लीडरशिप क्राइसिस है, या लीडरशिप के अंदर लेयरिंग्स हैं, या फिर मैसेजिंग जो है नई जो जनरेशन मैं है? क्राइसिस नहीं कहूँगा, मैं शायद कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स और अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग्स शायद अलग-अलग है। लीडरशिप में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में शायद चीज़ों को अप्रोच करने के लिए अपना नज़रिया है, अपना तरीका है। आई वुड वांट टू गिव दैट स्पेस और वो मैं ये रिस्पेक्ट सवाल इसलिए भी किसी हद तक। जी जी अब जब मुझे लगे कि अब वक्त हाथ से निकल रहा है, तो देन आई वुड वांट टू एक्सप्रेस मोर। अभी मैं यही कहूँगा कि क्राइसिस नहीं है, शायद चीज़ों को अप्रोच करने का अपना अपना तरीका है। बट आई एज एन इंडिविजुअल फील कि वी मिस द अपॉर्चुनिटी, वी आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। इस इलेक्शन के ज़रिए से, मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग में भी कहा था, इस इलेक्शन के ज़रिए से आपको वो हुकूमत मिलने वाली नहीं है जिससे आप कुछ कर पाए, पर इस इलेक्शन के ज़रिए से आप पहला काम ये कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि 2019 में जो किया गया वो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया गया, उसके लिए लोगों का मैंडेट नहीं है। लोग जो है वो इसके बरअक्स चाहते हैं। एक वो, दूसरा फिर उस पैगाम को आप मूवमेंट में तब्दील करें। आप पॉलिटिकल रियासत के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का पीछा करें, उसको उसके हुसूल के लिए कोशिश करें। गवर्नेंस के इश्यूज़ शायद आप उन ऑब्जेक्टिव्स को ना पूरा कर सकेंगे, ना आपको पूरा करने दिया जाएगा, और वो पूरा करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो बात आप लोगों तक पहुँचाएँ, और इख्तियार उन इख्तियारात की वापसी के लिए जो आपको लड़ाई लड़नी है, इस इलेक्शन के बाद जो आप गवर्नमेंट बनाते हैं, वो लड़ाई आप इस गवर्नमेंट के ज़रिए बनने, और आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ रेबल है। आप इस वक्त एक नॉर्मल रियासत के नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं। ये मैंडेट दिया गया एक डेमोक्रेटिक रेबेलियन के लिए। दिस गवर्नमेंट शुड रिप्रेजेंट दैट रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन, अ डेमोक्रेटिक पीसफुल रेबेलियन, अ मूवमेंट, अ स्पेयरहेड, एन इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट, अ यूनिट ऑफ लीडरशिप फॉर दैट मूवमेंट। मगर वो हम अपॉर्चुनिटी अभी लूज कर रहे हैं। इवन दो फेयर एंड सो कॉल्ड फेयर इलेक्शन अगर मान लीजिए हुए हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट बनती भी है, बट क्योंकि 370 नहीं है तो वो पावर्स भी नहीं है कि जिसकी वजह से वो जो एक्सरसाइज जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो शायद पॉसिबल भी नहीं है। तो अब जो आगा सैयद रूला मेहदी हैं वो कश्मीर से आगे बढ़कर हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स हैं उसमें एंटर करते हैं, वो लोकसभा से चुनकर आते हैं, और वो एक पूरा ये नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी के लेवल पे काम किया जा सकता है, एक तो डिग्निटी ऑफ कश्मीर को रिवाइव करने के लिए, उसके अलावा भी आपसे जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आप संभल पे भी बोलते हैं, आप ये भी बोलते हैं जगह जगह कि भाई और भी जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं जिनके राइट्स
जिसे कहा जा सकता है कि जिन्हें डिप्राइव किया गया है, आप उनके सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी एक आवाज़ बनना चाहते हैं। तो एक नया टाइप का चेहरा है जो पिछले एटलीस्ट एक दशक से, एक डेकेड से हिंदुस्तान ने कश्मीरी चेहरा नहीं देखा है, कि जो अपनी बात को भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सके, जो ये भी बोल सके कि मेरे अलावा भी कुछ और दुख हैं और कम्युनिटीज़ के। तो वो आपका जो पूरा स्ट्रगल है या जो आपका विजन है एज अ नेशनल लीडर फ्रॉम कश्मीर, वो अब आप क्या लेके चल रहे हैं? ये जो बातें आपने कही इसकी दो वजूहात है और यही लेके चला हूँ। और दो वजूहात है। पहला ये कि अब ये हमारी रियलिटी है, हम इस मुल्क में रहते हैं। अब ये हमारी रियलिटी है और इस रियलिटी को हमने तस्लीम भी किया और इस रियलिटी के लिए हमने खून भी दिया है। हम्म, तो आरएसएस या उनका इकोसिस्टम या बीजेपी जितना चाहे हमें एंटी नेशनल कहे, मगर हकीकत ये है कि इस रियलिटी के लिए हमने खून दिया है। बहुत सारे घरानों में लाशें आई है उन घर के लोगों की इस रियलिटी के लिए। तो हमने खून दिया। तो हम इस रियलिटी को मानते हैं। अब अगर अगर हमारी यही रियलिटी है तो इस रियलिटी को सुधारने की ज़िम्मेदारी भी हमारी बनती है, हर किसी की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जिन्होंने वादे दे के, सपने दिखा के एक उसूली हिंदुस्तान बताया 1947 में। फिर हर किसी को दावत दी कि ये इस तरह का हिंदुस्तान बनाते हैं। तो अब अगर ये हमारी रियलिटी है तो हम सब की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि ये रियलिटी अपने उसूलों पे वापस लौटे, अपने बुनियादों पे वापस लौटे, उस बात पे वापस लौटे जिस बुनियाद पे, जिस बात पे ये मुल्क बनाया गया था और हम सबको यहाँ आने की दावत दी गई थी या इसका हिस्सा बनने की दावत दी थी। अब अगर ये रियलिटी है तो इस रियलिटी को सुधरना पड़ेगा। हम्म, उसके लिए कोशिश करनी है, हर एक को कोशिश करनी है। दूसरी वजह ये है कि संभल हो, यूपी की रियासत हो, बिहार हो, हिंदुस्तान के दूसरी रियासतें हो, हमारी सिमिलैरिटीज़ है हर उस एक के साथ जो ऑप्रेस्ड है। अब अगर मैं ऑप्रेस्ड हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरे दर्द को समझे, जम्मू कश्मीर के दर्द को समझे, कश्मीर के लोगों की बात करे। तो इसी तरह से अगर इस मुल्क में और भी ऑप्रेस्ड है तो हम सबको एक दूसरे के लिए उठना पड़ेगा। मैं हिपोक्रेट नहीं हो सकता हूँ। अब अगर नेशनल लेवल पे ज़िम्मेदारी निभाने के लिए आया हूँ, अगर पार्लियामेंट में आया हूँ, तो यहाँ पे हर एक ऑप्रेस्ड के दर्द को समझना है। मैं संभल में रिलेट नहीं करता हूँ इस वजह से कि वो मुसलमान है। मैं संभल में रिलेट कर पाता हूँ इस वजह से कि क्योंकि वो ऑप्रेस्ड है। और मैं उस दलित के साथ भी रिलेट करता हूँ जो ऑप्रेस्ड है। उसमें और मुझ में कॉमन यही है कि वी आर ऑप्रेस्ड, हम मुस्तज़फ़ीन हैं, हम्म, हम मज़लूम हैं, हम्म, हमें सताया जा रहा है, हमसे हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, हमें दूसरे दर्जे के शहरी में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पे मज़हब की सिमिलैरिटी नहीं है। हमारा हम में जो कॉमन है, वी आर ऑल ऑप्रेस्ड। और सबसे बड़ी तीसरी वजह कुरान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, so, दीन के जितने भी आपको अखलाकी पैगाम के मनाबे है, मंबा जिन्हें आप कहते हैं, वो हर कोई आपको मज़लूम, मुस्तज़फ़ के लिए खड़ा होने के लिए कहता है। हम्म, वहाँ पे ये शर्त नहीं है मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी और मज़हब से हो या आपके ही मज़हब से हो तब आपको उठना है। मुस्तज़फ़, मज़लूम, ऑप्रेस्ड है। तो आपको, अगर आपने ये दर्द सहा है और आप ये होते हुए देख रहे हैं अपने लिए, जिस दूसरे के साथ वो हो रहा है, आपको उसके लिए भी उठना है। और मुझे इसी तरह से उम्मीद है कि ये सारे सेक्शंस जो है, ये सोसाइटी जो है, ये सारे लोग जो है, वो भी इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के, कश्मीर के लोगों के उन पे जो ऑपरेशन हो रहा है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, उसके ख़िलाफ़ उठेंगे, उसको समझेंगे, उसके लिए बात करेंगे। क्योंकि आपने ऑपरेशन की बात की और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इस वक्त एक बड़े तबके में है, और उसमें हो सकता है कुछ सच्चाई भी हो, कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी
एक तरह का ऑपरेशन हुआ और उनकी भी एक रियलिटी है जिससे वो जूझ रहे हैं, और आपको भी मैंने कई जगह सुना कि आपका उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है और उसका एक आपका लॉजिक है और आर्टिकुलेशन है। उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा कि आप कश्मीरी पंडितों की जो इश्यूज़ हैं और वो जिस तरह से जिस नज़रिए से उसको देखते हैं, उस पे आपका क्या ओपिनियन है और आप उसका क्या सॉल्यूशन समझते हैं? सोल्यूशन यही है कि कश्मीर की अक्सरियत जो है वो इस बात को समझे, और हम सब समझते हैं कि उस कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हुई है। हमारी वजह से, हमारे हाथों से नहीं हुई है। हम भी उस सिचुएशन के उतने ही हॉस्टेज थे जितने पंडित थे, उतनी ही गोली, उससे ज़्यादा गोलियां मुसलमानों पे तब चल रही थी, उससे ज़्यादा कत्ल तब मुसलमानों के हुए जितना जितने पंडितों के हुए। मगर हमसे उस कम्युनिटी को अलग होना पड़ा, अपने घरों से उनको अलग होना पड़ा। ये उनके साथ ज़्यादती है, उनके साथ जुल्म है। और अगर आप हम बताना चाहें ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या था ये, क्योंकि कश्मीर फाइल्स और इस सब के हवाले से जब लोग इतना मिसअंडरस्टूड एपिसोड है और कहीं ना कहीं उसने एक बहुत जिसे कहते हैं एलियनेशन कर दिया है कश्मीरी आइडेंटिटी का, एक कॉमन जो इंडियन है उसकी माइंड में। और ये मुझे लगता है कि जैसे इंडियन मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में जब भी कोई बात होती है तो अल्टीमेटली बोल दिया जाता है, अरे पार्टीशन तो हुआ था ना, तुमने तो अपना पाकिस्तान ले लिया ना, बांग्लादेश ले लिया ना, तो अब कौन होते हो तुम पूछने वाले। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो अक्सर एक सवाल पे आके जो रुकता है वो ये होता है कि ये कौन सी कौम है जो अपने आप को ऑप्रेस्ड बता रही है, कि जिसने एक पूरी अपनी सब कम्युनिटी को बाहर निकाल दिया हो। कौम ये इल्ज़ाम है। कौम ने निकाला ही नहीं। हम्म, 2 बंदूकें उस वक़्त सड़कों पे काम कर रही थी जम्मू कश्मीर, और दोनों बंदूकें जम्मू कश्मीर में कत्लेआम कर रही थी। कश्मीरी लोगों का खून बहा रही थी, चाहे वो पंडितों का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो। अब अगर नंबर्स पे बात करनी है तो कश्मीरी मुसलमानों का खून हज़ारों में बहाया गया। कुछ एदाद-ओ-शुमार के हिसाब से लाख से भी ज़्यादा लोगों जी, का ऑफिशियल जो एस्टिमेट इवन इंडियन गवर्नमेंट का है वो 47,000 या उसके हज़ारों में बहाया गया। जी। उन्हीं बंदूकों ने उस वक़्त उसी कश्मीर में कश्मीरियों का खून बहाया, जिसमें पंडितों का भी खून था, कश्मीरी खून था। हम्म, अगर एदाद-ओ-शुमार के हिसाब से बात करें तो सैकड़ों में कत्ल किए गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। 1300 के करीब नहीं, कहीं 1300 के करीब नहीं है। और बोलते हैं ऑफ़िशियल फिर फ़िगर निकालिए, 300। 150 से ज़्यादा हाँ जी जी, होता ही नहीं है। 1300 मिसिंग बोलते हैं और उसमें से बोलते हैं कि 300 या 150 जो भी आप बोल रहे हैं कि उसके 150 करीब से ज़्यादा ऑफ़िशियल फ़िगर्स है। ऑफिशियल। जी जी होम जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के फ़िगर्स जी है, जी मेरे जी। फ़िगर्स नहीं है, जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्ट्री के फ़िगर्स नहीं है, 150। हम्म। टारगेटिंग किलिंग्स हुई तब पंडित कम्युनिटी की भी हुई, उसी वक़्त मुस्लिम कम्युनिटी में भी टारगेटिंग किलिंग्स हुई, और हज़ारों में हुई। जज को मारा गया, वीसीज़ को मारा गया, डॉक्टर्स को मारा गया, मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ। हम्म, पॉलिटिशियंस को मारा गया, आइमा को मारा गया, मसाजिद के इमामों को मारा गया, हम्म, सबसे बड़े लीडर्स को मारा गया, रिलीजियस पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल लीडर्स को मारा गया। मीरवाइज़ के वालिद साहब का, उस वक़्त के मीरवाइज़ फ़ारूक मरहूम का कत्ल हुआ। वो भी उसी ज़माने में हुआ। इस तरह के डॉक्टर गुरु, एक बहुत ही मशहूर नाम है, उसका कत्ल किया गया, मुसलमान थे। इसी तरह से मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टारगेटिंग किलिंग्स हुई, उस तरफ से भी हुई, इस तरफ से भी हुई। क्या वो मुस्लिम मेजॉरिटी इस हालत में थी कि वो दूसरे की जान बचा सके? नहीं, उसकी अपनी जान भी ली जा रही थी। दोनों बंदूकें ले रही थी, उस तरफ की बंदूक भी, और हमारे मिलिट्री के हाथों में जो थी बंदूकें, वो भी चल रही थी कश्मीर पे, कश्मीरी मुसलमानों पे। क्या वो उस हालत में थी? नहीं थी। उनका अपना कत्ल किया जा रहा था, उनको खुद मारा जा रहा था। क्या वो बचा सकते थे? नहीं बचा सकते थे। वो हॉस्टेज थे उस सिचुएशन के। क्या वो महफूज़ थे और सिर्फ़ इनको मारा जा रहा था? नहीं, ये बात सच नहीं है। बल्कि बात बरअक्स है, वो मुसलमान ज़्यादा गैर महफूज़ थे। उनका कत्ल ज़्यादा हो रहा था। मगर इन हालात में पंडित को उठ के निकलना पड़ा। अब फिर हकीकत भी है, बातें भी है, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। मैं अभी भी गवाह उठा के ला सकता हूँ, पंडितों में से भी उठा के ला सकता हूँ कि उनको बताया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए बताया गया, गवर्नर के ज़रिए बताया गया उस कि टाइम आप, पे कौन गवर्नर थे? यही जगमोहन थे, जगमोहन, जिनकी हमने आप पहले उठिए बात और निकलिए। रातों रात एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पूरी आबादी को खाली किया। हम्म, अब अगर यही स्टेट बंदूक के साथ लड़ना चाहती है तो लड़ती है 40 साल
हो चुके हैं, लड़ते हैं, लड़ा। जहाँ पे इनको अपने कैंप्स बचाने थे, जब अपने इंस्टीट्यूशंस बचाने थे, पैर ठहराए इन्होंने, इंस्टीट्यूशंस को रोका इन्होंने, कैंप्स को रोका इन्होंने। क्या ये स्टेट उस वक़्त माइनॉरिटीज़ को नहीं बचा सकती थी? क्या माइनॉरिटीज़ को उनका दिफ़ा नहीं कर सकती थी? ये नहीं करना चाहती थी। ये फ़ेल हुए। चलिए, नहीं करना चाहती थी, नहीं बोलूँगा। ये फ़ेल हुए। जहाँ पे इनको कामयाब होना था, हुए। वो कामयाब, स्टेट रुका, इंस्टीट्यूशंस को बचाया, लोगों को बचाया, इंडिविजुअल्स को बचाया। इन्हें क्यों नहीं बचाया? मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को समझिए। मैं एज़ अ कश्मीरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि उस माहौल में माइनॉरिटी को उठ के निकलना पड़ा, जिसने भी निकाला, जिस वजह से भी निकला, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। हालाँकि मेरा उसमें हाथ नहीं था, हमारा उसमें हाथ नहीं था, हम में से किसी का हाथ नहीं था, मगर फिर भी एक माइनॉरिटी जिनका पूरा हक है उस रियासत पे, उस ज़मीन पे, मालिक है, जिस तरह से हम हैं वैसे ही वो भी है, उनको उठ के निकलना पड़ा। हम मजबूर थे, बचा नहीं सके। हमारा भी कत्ल हो रहा था, बचा नहीं सकते। मैं हाथ जोड़ के मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये बोलता हूँ कि हम उस सिचुएशन के लिए, उस मजबूरी के लिए आपको निकलना पड़ा, आपको मुसीबतों में ज़िंदगी बसर करनी पड़ी, जबकि हम भी मुसीबत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैं उस सिचुएशन के लिए आपसे माफ़ी माँगता हूँ और चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, हम दोनों, मेजॉरिटी भी और आप भी, बैठ के एक माहौल बनाएँ, एक रास्ता बनाएँ, जिस रास्ते के नतीजे में, जिस माहौल के नतीजे में आप वापस आ पाए। हम इनकम्प्लीट है, हम मॉरली इनकम्प्लीट है, जब तक आप वापस ना आए, अपनी मर्ज़ी से वापस ना आए। जो बीजेपी की पूरी मैसेजिंग थी बीजेपी उसमें की मैसेजिंग ये कि है, इनको कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, उनको क्या आपने पिछले कुछ सालों में उसमें कुछ प्रोग्रेस देखा? बीजेपी की मैसेजिंग ये है कि पंडितों को निकाला गया। बीजेपी की ना ये मैसेजिंग है, ना ये कोशिश है कि पंडितों को वापस लाना। पंडित जब तक बाहर है, वो पॉलिटिकल कैपिटल है बीजेपी का। उनकी स्टोरी पॉलिटिकल कैपिटल है, और फिर उस स्टोरी को डिस्टॉर्ट करना बीजेपी के लिए पॉलिटिकल कैपिटल है। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स बनाई पंडितों के लिए। बीजेपी ने पॉलिटिकल इलेक्शंस में पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बनाया कश्मीरी पंडितों को। मगर कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए 10 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है बीजेपी की गवर्नमेंट को। आज तक भी इकदाम नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। हकीकत यही है। मैंने कुछ डेलीगेशंस कश्मीरी पंडितों की इसी महीने में ली, जिनको जो वजीफ़ा मिलता था दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू में बैठे हुए, अपना घर चलाने के लिए, उनका वो वजीफ़ा भी बंद किया गया है। अच्छा, और क्यों? गवर्नमेंट बीजेपी की है। क्यों, आप उनसे पूछे। मतलब उन्होंने इसको कोई वो भी मेरे नहीं पास बताया? रिटन रिप्रेजेंटेशन है जी, जी। पंडितों की। तो आपकी कोशिश चल रही है कि पंडितों के साथ डायलॉग किया जाए, उनके बिल्कुल, साथ कुछ एंगेजमेंट हो, बिल्कुल, पॉसिबिलिटी हो, बिल्कुल, एक्टिवली आप इन्वॉल्व्ड हैं इस बिल्कुल प्रोसेस में? एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हूँ। मैं चाहता हूँ सही सोच रखने वाले और वो लोग जो सही में मानों में वापस आना चाहते हैं और उसी तरह की ज़िंदगी गुज़र करना चाहते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वो पंडित वापस आए, अपने घरों में वापस आए। क्योंकि बीजेपी का एक ऑल्टरनेट मॉडल भी है जो इजराइल से उसने सीखा है, गेटेड कम्युनिटीज़ में इस तरह से वो किया जाए, क्रिएट किया जाए, गेटवाइजेशन हो, और वहाँ पे अगर दो कम्युनिटीज़ रहें भी तो वो अलग अलग रहें और एक दूसरे को दुश्मन समझ के वो रहें। बीजेपी का इसराइली मॉडल है, उसके हक़ में ना कश्मीरी मुसलमान है, ना सही सोच रखने वाले कश्मीरी पंडित हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है, वो गेटोज़ में रहना नहीं चाहते। वो अपनी वो अपने कल्चर में, अपने रूट्स अपने में वापस लैंड्स पे आना जाना चाहते हैं, चाहें। जी। अपने घरों में वापस आना चाहते हैं। उन सभी लोगों के साथ जीना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ वो जिए हैं। वो गेटोज़ में वापस नहीं आना चाहते। गेटोज़ में आके क्या करेंगे? तो एक कन्फाइंड जेल में आप उन्हें बंद कर रहे हैं। बाहर, गेटो से बाहर, आप गेटो से बाहर वाली सोसाइटी को उनका दुश्मन और इनको उनका दुश्मन बना रहे हैं। तो वो गेटो से बाहर कभी निकल नहीं सकते। हालाँकि वो हाई क्लास घेटोज़ हो सकती हैं, लेकिन एट द हाई एंड ऑफ क्लास द डे जेल ही होगा जेल एक हो गए। तो अब अपने। कश्मीर की जो लड़ाई है, उसमें पंडित भी एक फैक्टर है, 370 भी एक फैक्टर है।
इसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं माहौल बन रहा है और बार-बार पॉलिटिकल एम्यूनिशन की तरह कश्मीर के इश्यू को इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी इश्यू की तरह देखा जाता है और बार-बार 370 को हटाए जाने के बाद उसको वापस रीइंस्टेट करना या फिर वो डिग्निटी या एंगेजमेंट करना। हमने पूरा मणिपुर का भी किस्सा देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो ये वाली मौजूदा गवर्नमेंट है उसने कश्मीर के साथ ही रवैया इख्तियार किया। शायद 2 साल हो गए हैं कि दस दैट स्टेट इज़ इन केओस और परपेचुअल केओस बिल्कुल एंड सो कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हज़ारों है, लोग मर गए, वहाँ की मस्जिद, मंदिरें, बौद्ध, सिविल ये सब वॉर, सिविल बिल्कुल, वॉर एक तरीके बिल्कुल। से लोग बोल रहे हैं उसको कहा जा सकता है। तो कहीं न कहीं ये एक कलेक्टिव लड़ाई है। ये बात कश्मीर पे शुरू हुई हो मगर रुकी नहीं है कश्मीर अगर पे। ये मौजूदा जो फ़लसफ़ा है, आइडियोलॉजी है, ये मौजूद रही और उसका यही यही फ्यूचर होगा जी। बिल्कुल, अगर ये आइडियोलॉजी हुँ, जो दूसरों को सेकंड क्लास सिटीज़न देखना चाहता है, दूसरी किसी आइडेंटिटी को टॉलरेट नहीं करना चाहता है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, राइट विंग आइडियोलॉजी है, अगर यही चलती रही तो जो हाल कश्मीर का है वही पूरे हिंदुस्तान का फ्यूचर है। और जो मिसालें आपने मणिपुर की दी, सिखों की दी, संभल की दीजिए, कहीं और की दीजिए, ये वही हो रहा है जो कश्मीर के साथ हो चुका है। बात कश्मीर पे रुकेगी नहीं, वहाँ पूरे से शुरू हुई है। वहाँ से शुरू हुई है। और जब तक ये आइडियोलॉजी की ये वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन आइडेंटिटी, वन नेशन, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, एक एक रिलीजन, वन नेशन, एक रिलीजन, वन नेशन, वन इलेक्शन, हर कोई एक ही शक्ल, सूरत, सोच, अकीदा, खाने का तरीका, लिबास पहनने का तरीका, जब तक ये आइडियोलॉजी चलती रहेगी, ये हिंदुस्तान के एग्जिस्टेंस के बरक्स है। इसका कन्फ्लिक्ट होगा हिंदुस्तान के साथ, असल हिंदुस्तान के साथ। तो पूरा हिंदुस्तान इसका खामियाज़ा उठाएगा। और अब खूबसूरत बात ये है कि ये तौहीद की बातें करते हैं, मैं है एक ना? मेरे दिमाग में ये तौहीद की वो आ बातें रहा था करते कि हैं। ये मैं जो चाहूँगा कि कभी जाके बात वहाँ पे रुके। वन जी, अगर बात समझ में आती है कि वन वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन जब आप वन ये लॉ, बोल रहे थे मेरे दिमाग में तो आ रहा था इतनी एक तौहीद की एक बात हो कायनात, रही। एक एक बनाने वाला है, जी, वन जी। क्रिएटर। तो वन क्योंकि क्रिएटर फ़लसफ़ा तो वहीं समझना, तक जाना चाहिए जब है ना? इतना ज़्यादा तो इनके लिए आपकी समझना उसमें वो है। मुश्किल नहीं है, तो जी, आहिस्ता-आहिस्ता उस बात पे भी आ जी। जाएँगे, वन क्रिएटर। एक आखिरी सवाल आपके सामने रखूँगा इस वजह से क्योंकि अब आप एक जिसे कहते हैं कि मेनस्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स में हुँ, हैं और इंडियन पॉलिटिक्स जिस तरह से कश्मीरी पॉलिटिक्स है कॉम्प्लेक्स मल्टीपल आइडेंटिटीज मल्टीपल ग्रुप्स मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल एस्पिरेशंस मल्टीपल गोल्स हुँ, ये सारी चीज़ें एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं डायनेमिक रियलिटीज़ होती हैं नेगोशिएट करना ये सारी चीज़ें पॉलिसी ये कोई सिर्फ डिस्कोर्स की बात नहीं ये एक हुँ, पूरा एक मेथड है बिल्कुल। जिसको करना पड़ता है। तो आप जब हिंदुस्तान में अब ऑपरेट कर रहे हैं एक पर्पस के तहत, एक विज़न के तहत, आप अपने कोलैबोरेशन में किन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, किन ग्रुप्स को देखते हैं बनिस्बत सामने जब अपने आप को आप बीजेपी के खड़ा मानते हैं? एक लिटमस टेस्ट था मेरे लिए जब उस हाई कोर्ट के उस वकील ने, सॉरी जज ने जो अ, हिमाकत की और वो हेट स्पीच दिया। जी। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन लाया। हुँ। वो 100 जो हाँ, एक लिटमस टेस्ट था मेरे लिए कि ये उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो 100 सिग्नेचर्स हुँ, की थी। मैंने हिसाब लगाया तो 25 के करीब मुसलमान एमपीज़ है, उसके बाद 75 की ज़रूरत है, तो ये 75 आएँगे कहाँ से? अब अगर जहाँ से आते हैं, वो इंडिविजुअल्स, दोज़ आर द वन्स हू स्टैंड फॉर द रियल इंडिया, वो हिंदुस्तान है जिसके हुँ, साथ हम जुड़े हैं। और वो है वो इंडिविजुअल्स या आइडियोलॉजीज़ या पार्टीज़ जिनको मैं अपना कोलैबोरेटर्स नहीं कहूँगा, एलाइज़ कहूँगा, जो कि आपने सवाल पूछा। वो मेरे एलाइज़ हैं इस आइडिया के लिए, इस स्ट्रगल के लिए। एंड आई एम थैंकफुल टीएमसी का, विदाउट एनी कंडीशन उन्होंने कहा कि अपने मेंबर्स को कहा कि इस पे साइन करें, इस इम्पीचमेंट पे साइन करें, विदाउट एनी कंडीशन। समाजवादी पार्टी ने थोड़ा-सा टाइम लिया मगर अगेन आई एम थैंकफुल टू देम, उन्होंने भी डायरेक्शंस दी, विदाउट एनी कंडीशंस अपने सभी पार्लियामेंट मेंबर्स को कि इस पे साइन करें। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं इंडिपेंडेंट जिन्होंने साइन किया, हिंदू है, मुसलमान नहीं है, साइन किया और मुझे बुला के साइन किया, बोला कि मुझे बोला क्यों नहीं? हुँ, साइन किया। कांग्रेस ने एक अप्रोच लिया, ठीक है, एक पेसिमिज़्म है उस अप्रोच में, मैं नहीं कहूँगा
ये ऑप्टिमिज्म है उस अप्रोच में, मैं नहीं कहूँगा कि पेसिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म ये है कि उन्होंने दे लेफ्ट इट टू द इंडिविजुअल्स, उन्होंने कहा कि हमारे जो मेंबर्स ने इंडिविजुअल आपके हुए हैं। जो साइन करना चाहते हैं वो हुँ, साइन करेंगे, हुँ, कोई रुकावट नहीं होगी। और मैं गया इंडिविजुअल्स के पास, कई लोगों ने साइन करने से गुरेज किया और कई सारे लोगों ने खुशी से साइन किया और एंथुसियाज्म से साइन किया। और इसी तरह से डीएमके ने अपना टाइम लिया, फिर मैंने उनके जवाब से पहले ही जो है वो मोशन सबमिट की, क्योंकि 100 से ज़्यादा मुझे कलेक्ट हुए और मैं चाहता था कि इस बिल्कुल। मोशन सबमिट करूं। डीएमके ने अपना टाइम लिया, उनका फाइनल जवाब मैंने सुना नहीं। आई होप, ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक उनकी तरफ नज़र है कि डीएमके स्टैंड्स फॉर द वैल्यूज़ ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वैल्यूज़, इट्स प्रिंसिपल्स। तो इतनी जमातें, इतने इंडिविजुअल्स अगर इस तरह का अप्रोच अभी भी ले सकते हैं और ख्वाहिश से ले सकते हैं, पूरे यकीन से ले सकते हैं, तो आई शुड से कि द होप इज़ नॉट लॉस्ट। ये सारे एलाइज़ है हुँ, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान फिर से बचे और फिर से फूले फले और हर एक के लिए इक्वल राइट्स हो, डिग्निटी हर किसी की हो। मैं अपनी बात इस पे ख़त्म करूँगा कि क्योंकि हमने शुरू यहाँ से किया था कि आपके वालिद साहब ने जिसे कहते हैं एक कीमत अदा करी, अपनी एक अप्रोच की, अपनी एक डेडिकेशन की, और आज आप जब सामने खड़े हैं और इतनी बड़ी फोर्सेस के सामने खड़े हैं और बेबाक हैं और बहुत ऑनेस्ट हैं और अपनी पोजीशंस को विदाउट मिक्सिंग व्हाटएवर यू बिलीव आप कह रहे हैं, क्या आपको डर लगता है? मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा चीज़ों को, मैंने पॉडकास्ट पे, इंटरव्यूज़ पे इस बात का जवाब दिया है। नहीं, डर नहीं लगता है, मामला खुदा के साथ है, तवक्कुल अल्लाह ताला पे है। अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल करके आप, आपके दिल में कोई डर डर नहीं रहना चाहिए। श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया आगा शुक्रिया। साहब आपका नाउस नेटवर्क पे आने के लिए, और कोशिश यह रहेगी कि आपसे बार बार ज़रूर, कॉन्वर्जेशंस होती रहें, इंशाअल्लाह, समझते रहें, और इंशाअल्लाह। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। आपने बात जी, करने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बात करते-करते बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़रूर। ज़रूर चाहूँगा फिर से कभी आऊँ।